ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार अच्छी ऊंचाई पर कर रहे हैं कारोबार। 70 पॉइंट का इजाफा निफ्टी में। निफ्टी बैंक में भी ½ % से ज्यादा की तेजी और मिड कैप्स का भी योगदान इस खरीदारी के माहौल में। क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बैंक निफ्टी के दम पर आज भारतीय बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रैली। 350 अंक चढ़कर निफ्टी बैंक 50,000 के पार निकला। निफ्टी और सेंसेक्स भी नए शिखर पर। पहली बार 23,500 के पार निकला निफ्टी। मिड कैप इंडाइस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। रियल्टी, सरकारी कंपनियों और आईटी कंपनियों में आज अच्छी खरीदारी। करीब 1% तेजी के साथ सेक्टर इंडेक्सेस दिन के सर्वोच्च स्तर पर। वहीं एनबीएफसीज में भी रौनक कायम। 7% से ज्यादा के उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरर बना कैनफिन होम्स। हालांकि फार्मा और मेटल इंडेक्स पर हल्का दबाव कायम। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद से हैल ने भरी 6.5% से ज्यादा की उड़ान। अन्य डिफेंस कंपनियों में भी आज दिखी जोरदार तेजी। 20% दौड़ा पारस डिफेंस। मजगांव डॉक जैसा स्टॉक 7% भागा। इक्सिगो की 49% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग। 93 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले करीब 165 रुपए पर ट्रेड कर रहा है शेयर। पहले दिन करीब 70% से ज्यादा की रिटर्न्स। और अगले महीने पेश होने वाले बजट में दिख सकती है बीजेपी मैनिफेस्टो और चुनावी नतीजों की छाप। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए रोजगार पर हो सकता है फोकस। CNBC आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। सरकार से किसानों को जल्द मिल सकता है तोहफा। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़द और तूर दाल का MSP 10% तक बढ़ा सकती है सरकार। सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की MSP भी बढ़ाने का फैसला संभव। कल की कैबिनेट में फैसले की उम्मीद। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज का दिन भले ही हफ्ते का दूसरा दिन हो, लेकिन हमारे लिए ट्रेड का पहला दिन और सेशन जोरदार है। खरीदारी और रिकॉर्ड हाईस पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ सुबह में हम 23,579 तक का लेवल छुआ निफ्टी पर। निफ्टी बैंक खुद 50,354 के लेवल्स को छूने में कामयाब, लेकिन आज निफ्टी बैंक को ही दरअसल कमान सौंपती है बाकी स्टॉक्स ने, क्योंकि इसी के बल पर दरअसल तेजी आती हुई HDFC, SBI जैसे काउंटर्स, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स सबकी तरफ से भागीदारी बनती हुई। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव आज ट्रेड के लिए? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, गुड आफ्टरनून हर्षदा। और दोनों ही इंडेक्स के लिए आज एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट था हर्षदा, चाहे वो निफ्टी के लिए 23,523, निफ्टी बैंक के लिए करीब 50,238। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक के सारे स्विंग्स का हाई निफ्टी बैंक का था हर्षदा, करीब 50,238। और सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में मैंने क्लियरली इन दोनों इंडेक्सेस को लेकर कहा था कि द मूवमेंट वी विल क्रॉस आई थिंक 50 to 38, अ स्विंग टुवर्ड्स 410, 538 विजिबल है और वो हो रहा है अभी। मैं हालांकि लौट के पहले हर्षदा आऊँगा निफ्टी पर। निफ्टी बैंक की रणनीति बाद में लूँगा मैं। निफ्टी भी चलता है, लेकिन आज आई थिंक निफ्टी बैंक भी चल रहा है, निफ्टी IT भी चल रहा है, मार्केट ब्रेथ भी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ जो कि निफ्टी को अब तक ड्राइव करने नहीं दे रहा है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये हैवी वेट रिलायंस का बैकफुट पे आना, वो आई थिंक थोड़ा सा खल रहा है निफ्टी को। ऑल्दो मैं यही कहूँगा कि पोजिशनली निफ्टी के व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। और अगर आपने डे ट्रेड भी रखा था तो आपको स्विंग निफ्टी पे एक बार मिला, फिर कोलैप्स हुआ, बट स्टिल अभी तक इस क्लोजिंग में आप उस निफ्टी के लॉन्ग ट्रेड को रख सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट देखें हर्षदा, आज रिलायंस का सहयोग नहीं है, बट स्टिल 23,500 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन इस बाजार में बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पे जो आउटस्टैंडिंग वाइज आएंगे इंट्राडे में, जो ऑप्शंस के बिल्डअप है, उसको अगर आप देखें तो कॉल राइटर्स में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। 23,600, 23,700 के रजिस्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है। ऑप्शंस के सेट्स जाइए प्लीज़ एक बार, उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही बार बार बोल रहा हूँ। डेटा लेके आइए और उन 6 स्ट्राइक्स को देखिए आप।
इन 6 स्ट्राइक्स में 23,500 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। और उसके अगेंस्ट अगर आप कॉल राइटर्स को देखें हर्षता, तो मात्र 23,600 पे थोड़ा बहुत बिल्डअप है, आउटस्टैंडिंग वाइज करीब 49 लाख का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी पे अगर आपके पास ट्रेड है तो आप अभी भी उस पर कमिटेड रहिए। सुबह एक स्विंग मिला था, अभी भी मिल सकता है टुवर्ड्स 589 एंड 613। ये रही निफ्टी बात। निफ्टी बैंक की सुबह की आज मॉर्निंग कमेंट्री की पेज से एक बार स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज जरा एक बार। क्या बात हुई थी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 238 50 238 आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 473 527 एंड 710। जैसे ही 238 पार हुआ निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एक स्विंग देके अब करीब करीब 425 की ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। एक स्विंग अच्छा मिल चुका है 200-250 पॉइंट का। बट आई थिंक हर्षदा प्लेसमेंट निफ्टी बैंक की भी अच्छी है। जो पहले का रेजिस्टेंस था यानी 50-200, वहाँ पे पुट राइटर्स विजिबल है। जो आउटस्टैंडिंग वाइज आएंगे आपकी स्क्रीन पे, आप देखिए क्लियरली विजिबल है 50-200 पे, 50-100 पे, 50,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। इनफैक्ट 50-200 पे देखिए आज की सबसे बड़ी राइटिंग उसी स्ट्राइक पे हुई है। अब मेरे ख्याल से अगर मैं 300 को देखता तो पुट राइटिंग शायद 300 विजिबल होती। तो हर्षदा चांसेस है कि इस क्लोजिंग में या फिर एक स्विंग में आप 510 निफ्टी बैंक पे देख पाए, 510 की पॉसिबिलिटी है। और एक और चीज़, आई थिंक इस क्लोजिंग में सबसे बड़ा दारोमदार जिस स्टॉक पे है एंड अब तक जो अच्छा कर रहा है, ऑप्शन स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, दैट्स HDFC बैंक हर्षदा, जो आपने पहले स्टॉक का जिक्र किया। डे हाई पर और 1610 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 620 630 लुक्स पॉसिबल। आई थिंक ये है आज का निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा ड्राइवर हर्षदा। जी हाँ, इसी के बल पर दरअसल बड़ा एक्शन उस इंडेक्स में, लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जो दरअसल तेजी में है। आज ट्रेंडिंग काउंटर्स पर एक बार फटाफट से नजर डालेंगे। तेजी का मूड, खरीदारी का सौदा आप विप्रो में देखेंगे 2-2.5% सुबह से ही ऊपर है। पावरग्रिड 3% के गेंस पर। श्रीराम फाइनेंस, टाइटन ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने तेजी देखी है। लेकिन हाल पर नजर रखिएगा, सुबह से यहाँ पर वो बड़े ऑर्डर विंस के चलते तेजी आई। कैनफिन होम्स एक स्टॉक जो हमने बखूबी टाइमली पकड़ा था, 841 के आसपास 890 पर आया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे ट्रेड्स में भी 4-4.25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन मारुति में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई। आज फार्मा कंपनियां थोड़े से बैकफुट पर है और उसका कारण भी आगे मैं बताऊंगी। लेकिन सीमेंट स्टॉक्स में भी करेक्शन आता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ 1.5% नीचे। दूसरे मिड कैप साइड पर अगर आप ध्यान देंगे तो उधर भी कुछ लूजर्स ही दिखाई दिए हैं। फार्मा में बायोकॉन जैसे काउंटर्स, जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स दबाव में। इंडस टावर में आज करेक्शन देखने को मिला और जेएसपीएल भी करीब करीब 1.5% नीचे है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखिए अच्छी खासी मुनाफा वसूली। हमारा पैनल जुड़ जाएगा, उनसे बात करेंगे। ओके जी, हमारे साथ आज सिद्धार्थ खेमका मौजूद रहेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और प्रकाश काबा के प्रकाश काबा, मानस जायसवाल कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और रचनावैद्य.com की रचना वैद्य। सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद होंगे और कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चानन। माजरा क्या है, जैसे ही ये क्लोजिंग का शो शुरू हुआ मेरा भी गला खराब और हर्षदा का भी गला खराब, पता नहीं क्या माजरा है एकदम से एक सडन आई थिंक ये हुआ। खैर बट अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मानस, बहुत स्ट्रॉन्ग आज मूव निफ्टी बैंक का, आपका व्यू इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को, और आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। 5-6 दिनों से हम 50,100 के आसपास अटक रहे थे, लेकिन वो अब क्रॉस हो गया है। तो जो नया टारगेट होगा वो कम से कम 51,100 का हो सकता है, जो 700-800 पॉइंट की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। जो ट्रेड है वो इसी स्पेस से है। सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट पे देखने को मिला है। अब अगर हमें यहाँ पर एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 163 रुपए के होंगे। करंट लेवल्स पे आप सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो 153.50 के रहेंगे। टारगेट 163 के रहेंगे। अगर आप चाहें तो ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 160 वाला कॉल ऑप्शन सिटी यूनियन बैंक का लिया जा सकता है, जो ₹2.35 पे ट्रेड हो रहा है। ₹1.30 के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और कम से कम ₹5 के टारगेट सेट करिए।
ओके, मानस जी का ट्रेड है सिटी यूनियन बैंक को, बैंक्स में मोमेंटम है। और अब चलते सोनी पटनायक जी की तरफ। मैम क्या पिक कर रही हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज में। आज करंट लेवल फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 563। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 556 का, टारगेट रहेगा 580। यहाँ पे काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स पे, प्लस फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन भी 2% बन रहा है और वॉल्यूम्स भी 100% प्रीवियस डे का क्रॉस किया है विद गुड वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ। सो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री 580 टारगेट के लिए पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव आउटलुक का एक्साइड पर सोनी ने दिया है 580 का टारगेट। अब लेकर आते हैं आपके लिए रचना जी को स्क्रीन पर। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से ट्रेड में मैं जो आज का सुबह से ही जिस पे चर्चा हो रही है एचएल, उसी में देना चाहूंगी इस वक्त भी, क्योंकि एचएल में सुबह के ओपनिंग के मुंह के बाद पूरे टाइम कंसोलिडेशन रहा, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके अब वो सेकंड स्विंग ऑफ द डे दे रहा है। और यहाँ पे अगर पोजिशनली भी देखा जाए तो नॉट जस्ट इंट्राडे लेकिन मल्टी डे के हिसाब से भी चांसेस है कि ये काउंटर बहुत जल्दी 5600 एंड 5700 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इसको लॉन्ग करेंगे हम। और 5400 पे यहाँ से अगर ऐसे लगाते हैं तो 5700 तक का टारगेट यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड साफ तौर से बन रहा है हाल में। प्रशांत, आफ्टरनून आपका ट्रेड। जी आशा जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून तो पैनल। तो यहाँ पे अपोलो टायर्स में एक अच्छी मूव नजर आ रही है और ओवरऑल टायर सेगमेंट में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपोलो टायर्स में 475 475 पे स्टॉप लॉस रख के हम 505 से लेके 510 ये टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, 486.80 पे यहाँ पे बाय ट्रेड है अपोलो टायर्स में। मेरे ख्याल से टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, 4 कॉल्स। सिद्धार्थ खेमका साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अच्छा माफ़ कीजिएगा, गाबा जी से बात कर लेते हैं। गाबा जी का ट्रेड नहीं हुआ आज। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, अभी क्या पिक कर रहे हैं सर आप? मुझे मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक पसंद है, वो है HDFC बैंक। ट्रेड करा है 1608 में। लगता है यहाँ पर जो मूव शुरू है 4-5 दिन से कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप होगा 1590 का, 18 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 1650 की नजर आती है, आज कल में आने जा रही है। मेरे ख्याल से वहां 1650 तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो HDFC बैंक पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग से। ओके, चलिए HDFC बैंक 1608 पर, और इसके ऑप्शंस को कुछ देर में एनालाइज करेंगे ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये निफ्टी बैंक को ऑलमोस्ट अब डे हाई पे ले आया है। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को आप? और आज डिफेंस को देख लीजिए, PSUs को देख लीजिए, आज छोटे बैंकों को देख लीजिए, सब में मोमेंटम काफ़ी है। क्या पिक करें सिद्धार्थ जी इस वक्त आप? जी नमस्कार वीरू, नमस्कार सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए मार्केट का अप्रोच तो हमारा पॉजिटिव है। आप देखिए जो सारे ट्रिगर्स जो या जो क्यूज हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है, फेड ने के एक पॉजिटिव कमेंट्री दिया है। हालांकि इस साल एक ही रेट कट की संभावना है, मगर एक जो क्लैरिटी मिली है मार्केट को US फेड की तरफ से, वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसको लेकर ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है। और डोमेस्टिक में देखें तो GDP ग्रोथ अच्छी आई है, GST कलेक्शन अच्छा आ रहा है, और अब ये एडवांस टैक्स कलेक्शन का नंबर भी काफी स्ट्रांग है। मॉनसून अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो एक पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर जो मार्केट में डाउट था, वो बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है वो मार्केट से हट गया है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, सारे मिनिस्टर्स आए, और वही मिनिस्टर्स आए जो लास्ट टर्म में थे, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी उससे भी काफी कंफर्ट मिला है। एंड जो गवर्नमेंट आने के बाद जो एक्शन में आई है, लोगों को लग रहा था कि कैपेक्स स्पेंडिंग शायद कहीं ना कहीं कम हो जाए, कंजम्पशन या रूरल साइड में थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, तो वो फोकस है। मगर कैपेक्स साइड में भी फोकस है। गवर्नमेंट ने 3 करोड़ आवास योजना के तहत घर बनाने की बात की। एक्सपोर्ट जो डिफेंस में एक्सपोर्ट्स एक प्रमोट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, और आज एक बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो मार्केट मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। इस साल हमारी जो निफ्टी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है, वो अर्निंग्स ग्रोथ 15 to 16% अर्निंग्स ग्रोथ की है। तो और जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी पी नजर आता है।
तो हमें लगता है कि इस साल आराम से निफ्टी में 15-16% रिटर्न मिलना चाहिए। जो सेक्टर्स हैं जहां अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है वहां पे प्ले करते रहना है, क्योंकि वही सेक्टर्स से, वही स्टॉक से रिटर्न इस साल मिलेगी। ओके ओके, अच्छा एक काम करते मैं सर थोड़ा सा आपसे ये भी व्यू चाहूँगा कि कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जो आप चेज करना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, संक्षेप में। जी बिल्कुल, आज जो हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया टॉपिक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लास्ट वीक उनकी एक जो इन्वेस्टर डे बैठक हुई थी, उसमें मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे थे। उनका जो फोकस है कोर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने का, जो ऑटो जो एसयूवी सेगमेंट है, फार्म बिजनेस है, ट्रैक्टर्स का, यहाँ पे उनकी लीडरशिप मेंटेन्ड है। जो उनके सब्सिडरीज है M&M फाइनेंस और टेक महिंद्रा, वहां पे पोटेंशियल अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने 4-5 अपने छोटे जेम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको वो 5x ग्रो करना चाहते हैं अगले 3-4 साल में। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो M&M है काफी स्ट्रॉन्ग है। इस साल मॉनसून का भी बेनिफिट मिलेगा, फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप है और वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है। तो हमें लगता है कि M&M जो लार्ज कैप स्पेस में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसे इन्वेस्टमेंट के तौर से देखना चाहिए इस मार्केट में। ओके, M&M आपका टॉप कॉल, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, अब डिफेंस स्पेस पे सबका कन्विक्शन था। मुझे याद है शुक्रवार को प्रकाश सर ने HL पे टिप्पणी की थी, 5200 पे कैरी करिए जनाब। वो स्टॉक आज सुबह सुबह खुलाई 5450 पे, फिर मैंने मानस से एक व्यू लिया, सेकंड व्यू, उन्होंने कहा करीब 5700 की कॉल पकड़ लीजिए। डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे 6.5% ऊपर। अब ये ऑल टाइम हाई पे फिर एक बार कॉल आई है, 6.5% ऊपर रचना जी पिक कर रही हैं। मेरी हमेशा नज़र होती है डिफरेंशियल पे, डिफरेंशियल कहाँ परसिस्ट कर रहा है। प्रकाश सर, पता है जिस जगह आपने स्पॉटिंग की थी HL की, वो बढ़िया थी। जरा एक बार BL, अच्छा सोनी जी से प्रश्न पूछते हैं। सोनी जी, एक बार जरा BL की प्लेसमेंट देखिए एग्जैक्टली। ये अब 31760 पे डेली चार्ट्स पे ये उसी जोन को स्ट्राइक करता हुआ 3 जून के, और ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। मूव बहुत स्ट्रांग है। यही एग्जैक्टली शुक्रवार को, गुरुवार को प्लेसमेंट थी HL की, और ठीक वही प्लेसमेंट अब BL की है। क्या BL पे दिमाग लगाना चाहिए कोई, क्या फ्यूचर्स पे, डिलीवरी पे, या फिर कोई आउट ऑफ मनी कॉल पे जहां पैसा बन सके? आपकी राय सोनी जी, और कोई स्ट्राइक अगर आपने एनालाइज की तो प्लीज बताइएगा। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 320-22 के लेवल पे एक हल्की सी रेजिस्टेंस बन सकती है, बट जब वो क्रॉस करेगा ये रेजिस्टेंस, आपको बहुत शार्प एक रैली टुवर्ड्स 340-345 रेंज तक मिल सकता है। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी लेके रखे हैं 310-305 के रेंज पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। सो डिलीवरी के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। 345-350 टारगेट्स यहाँ पे आएगा। इनफैक्ट ऑप्शन कॉल में भी एक जून की सीरीज में भी कर सकते हैं। 330 कॉल ऑप्शन जो कि करीबन अभी 5 रुपए 4.8-5 रुपए के बीच में चल रहा है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। 2.8 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 10 और 12 बैठ सकता है। ये जून सीरीज में ही आने के लिए चांसेस काफी हाई। जून सीरीज में ये लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। BEL एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, 350 का कॉल लेने की सलाह। इनफैक्ट ये पूरा 330, आई बेग योर पार्डन, मैंने 350 बोल दिया, 330 है वो कॉल। पूरा पैक है जहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अब अलग अलग कारण माने जा रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो हाल को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिला, वो एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन बाकी कंपनियों में इतनी तेजी क्यों आ रही है? यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। 5 बड़े रीजंस हैं जिसके कारण आज डिफेंस शेयर्स शायद मूव कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे कि अर्शदा ने कहा कि जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, इसका जो 45-50 हज़ार करोड़ के अपवर्ड्स का ऑर्डर जो प्रपोज्ड है, उसके कारण HL के शेयर में 6.5% की तेज़ी है। लेकिन अगर हम बात करें नौसेना की तरफ से, बहुत बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं इस बार, चाहे वो स्टेल्थ फ्रिगेट्स हो, चाहे वो पनडुब्बियाँ हो यानी सबमरीन्स हो, यहाँ भी आप बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए देख सकते हैं। शायद इसीलिए आज सारे के सारे जो शिपयार्ड स्टॉक्स हैं, चाहे वो GRSC हो या मझगांव डॉक हो या कोच्चि शिपयार्ड हो, सारे के सारे 7-8% चले हुए हैं। तो इस वजह से भी शायद आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा कि जैसे रक्षा मंत्री ने अपना ऑफिस संभाला, 50,000 करोड़ का एक बड़ा टारगेट एक्सपोर्ट्स के लिए रखा एनुअली,
तो शायद उसकी वजह से भी मार्केट एक्साइटेड है। चौथा बड़ा रीज़न ये है कि यूएस के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो 2 दिन के भारत दौरे पे हैं और बहुत सारे डिफेंस कॉर्पोरेशन के ट्रांजैक्शंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। उस वजह से भी शायद आपको ये डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां फोकस में आती हुई नज़र पड़े। और म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली एचडीएफसी के डिफेंस फंड्स के सक्सेस के बाद मोतीलाल ओसवाल अपना एक एनएफओ लाए हैं, डिफेंस निफ्टी, और यहाँ भी जो एनएफओ खुला है वो 24 जून को ख़त्म होगा। तो यहाँ भी एयूएम अच्छा एक्सपेक्टेड है जो इवेंचुअली सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स को खरीदने में जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है लिक्विडिटी फ्रंट से या फंड एक्शन के साइड से, जिसकी वजह से आज सारा का सारा जो डिफेंस पैक है खास करके पीएसयू स्टॉक्स का और प्राइवेट कंपनीज का भी अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिख रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और यतन ने सब सारी खबरें साथ में आपको बता दी हैं कि क्या क्या अलग ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ एक हाल का ट्रिगर नहीं है, यहाँ पर आगे शिप बिल्डिंग के जो ऑर्डर्स आएंगे उसका भी ट्रिगर है। जो यहाँ पर यूएस की तरफ से ऑर्डर फ्लोज आता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिद्धार्थ, इनफैक्ट मैं आपसे वही क्विकली पूछना चाहूँगी, कुछ अंदाज़ा आपको है क्या कि मोतीलाल के डिफेंस एनएफओ डिफेंस फंड में किस तरह का रिस्पांस मिला है निवेशकों का? कल हम कोशिश कर रहे हैं वैसे प्रतीक जी से बात करने की, लेकिन क्या पकड़ रहे हैं जब ऑफिस में चर्चा होती है? जी बिल्कुल हर्षदेव, देखिए डिफेंस काफी मोमेंटम में है, चर्चा में है और सही टाइम पे ये एक एनएफओ आया है। तो हमारे जो चर्चा यही हो रही है कि काफी अच्छा एक रेस्पॉन्स है। तो नंबर्स आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, वो आपको प्रतीक सर ही जब नेक्स्ट कल आएंगे तो बताएंगे, बट ओवरऑल डिमांड जो है काफी स्ट्रांग है डिफेंस एनएफओ का। जो आपको पसंद है एट दिस पॉइंट इन टाइम सिद्धार्थ डिफेंस कंपनियों में, जहां पर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है? डिफेंस में 2 लार्ज कंपनीज हैं, एक है बीईएल और एक है एचएएल। तो ये दोनों ही स्टॉक हमें पसंद है। काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन है, और अब जो नेक्स्ट ट्रिगर हमें दिखता है वो है एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल। ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स एज अ ऑर्डर बुक काफी ग्रो हो रहा है, एंड अब जो मिनिस्ट्री से भी एक फोकस आया है कि एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक है, ये दोनों जो मार्केट लीडर्स हैं इंडियन डिफेंस स्पेस में, ये दोनों ही अच्छे करते रहेंगे और ये दोनों ही हमारे स्टॉक प्रेफर्ड पिक है। मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रही हूँ जिसमें यह भी कहा गया है कि एक आर्मर्ड व्हीकल भी दरअसल स्ट्राइकर नाम की यूएस इंडिया की एडवांस बातचीत जो चल रही है उसकी खरीदारी होती हुई दिखाई दे सकती है। वो एक इंटरेस्टिंग होगा। हाल की तरफ से हमने देखा है कई सारे ऑर्डर्स वैसे भी काफ़ी एक्टिवली सर्विस हो रहे हैं, चाहे वो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर हो या फिर आपके तेजस मार्क 2 फाइटर्स। तो ऑर्डर बुक्स लार्जली स्वेल ही करती हुई दिखाई देंगी। हम कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट हमारे डिफेंस एनालिस्ट को जोड़ने की, उनसे बातचीत होनी है। लेकिन चार्ट्स के आधार पर अगर आपने एक बेट लेना हो, और मैं निजी डिफेंस कंपनियों की तरफ आऊँगी जहाँ पर आपको याद होगा पारस डिफेंस, एल&टी, भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स, डीसीएक्स सिस्टम जैसे काउंटर्स, इनकी चर्चा हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे। मानस, ये निजी साइड पर कोई स्टॉक आपको पसंद है? चार्टिकली इट्स एन इजी कैच कि आप पीएसयू में कोई भी डिफेंस कंपनी हाथ लगाएंगे वहां पर पैसा बना है और बनेगा भी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर पॉकेट है वो कैसा प्लेस्ड है चार्ट्स पर? देखिए जो प्राइवेट स्पेस है उसमें मैं पारस को ट्रैक करता हूं, बट पारस में ऑलरेडी हमने एक मूव देख लिया है। 1000 रुपए पे वो ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी 1388 का प्राइस चल रहा है। आज भी 20% सर्किट लगा हुआ स्टॉक है, तो आई थिंक यहाँ पर तो देर हो गई है, अभी यहाँ पर नहीं। लेकिन मैंने प्राइवेट जो डिफेंस कंपनीज है उसको मैंने और कोई स्टॉक ट्रैक नहीं किया है, बट मेरी पसंद अभी भी एचएएल पे है। मेरा समझना है कि एचएएल में करंट लेवल से भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। जी हाँ, एचएएल पे आपने टिप्पणी की थी। सुबह मानस कितने पे टिप्पणी की थी आपने? 5700 की कॉल पे, मेरे को याद मेरे ख्याल से 90-91 रुपए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 85 रुपीस के आसपास का प्राइस था उस टाइम पे। हाँ 85 रुपए की थी। हाँ ठीक 5700 की कॉल। डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे प्रीमियम क्या है 5700 की कॉल का। और क्योंकि अब एचएएल एक बार फिर से मूव देखिए 6.75% ऊपर, दैट मीन्स अगर आप टिक बाय टिक चार्ट देखें तो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 85 पे थी, 125 हो गई, मोमेंटम है। और हम उस वक्त भी बात कर रहे थे और आई थिंक ये बात 12 बजे भी हुई कि बाजार हिचकिचा नहीं रहा है,
थोड़े से भी अगर आप देखिए ऊपर दामों पे दाव खेलने में। आज डिफेंस चल रहा है तो हायर प्राइसेस पे फिर बाइंग आई इसमें करीब 54.80 पे आज 12 बजे के आसपास से। मीनवाइल इस वक्त बैंक निफ्टी में कुछ हरकत हो रही है और ज़रा एक बार देखते हैं वो स्टॉक जो सुबह से आज निफ्टी बैंक के लिए ड्रैगर साबित हुआ था। नाउ दैट्स डूइंग वेल। कोटक महिंद्रा बैंक 1716.80 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और इसकी रिकवरी आई थिंक निफ्टी बैंक को एक कंफर्ट देती हुई। टिक बाई टिक चार्ट पे निफ्टी बैंक अब डे हाई पर है। ये रही कोटक महिंद्रा बैंक की रिकवरी, पर इट्स HDFC बैंक जो कि डे हाई पर 1608.85 पे। प्रकाश सर की कॉल थी। एक व्यू लेता हूँ HDFC बैंक पे। सोनी जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? क्योंकि HDFC बैंक आज जिस प्राइस पे है, आपको याद होगा 15 जनवरी को इसी प्राइस से क्रैक हुआ था, फिर सारे एवरेजेस तोड़ के 1608 का मीनिंग है कि एटलीस्ट ये उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपका व्यू, स्पेशली इस बात के मद्देनजर कि FIs की बाइंग लौट रही है, आपका टेक और कोई ऑप्शन रणनीति आपकी? वीरेंद्र जी, आज HDFC बैंक में मॉर्निंग से मैं नोटिस कर रही थी कि 1600 कॉल ऑप्शन में करीबन काफी अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे थे। 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे, वो अभी 50% रिड्यूस हो गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा HDFC बैंक के लिए 1620 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर अगर क्लोज लेता है, यहाँ से आपको वो जो कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे वो शॉर्ट कवरिंग रैली टुवर्ड्स 1700 भी नजर आ सकता है। सो काफी स्ट्रॉन्ग है, आज ब्रेकआउट भी दे रहा है, ऑप्शन चेन ब्रेकआउट है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 1580 1570 के रेंज में सपोर्ट बनते जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर करंट लेवल से हम देखेंगे तो 1570 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। 1650 और 1680 ये दो टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। सो ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे 1620 कॉल ऑप्शन जून सीरीज की करीबन 13-14 रुपए के रेंज में बाई कर सकते हैं। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस है और टारगेट रहेगा यहाँ पे 24 और 28 का टारगेट है। जी हाँ, और निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स टोस पे हैं इस वक्त। निफ्टी बैंक एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके ट्रेड करता है। खैर, लौटते हैं एक बार फिर से डिफेंस की डिस्कशन पे। अब एग्जैक्टली इस डिस्कशन को थोड़ा बारीकी से सुनिएगा। अब तक हमारा न्यूज़ हम न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहे थे, अब एग्जैक्टली एनालिस्ट पॉइंट क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ अमित अनवानी साहब मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास लीलाधर के। अमित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वो अपना एग्जिट पोल और रिजल्ट्स दे के लॉसेज जो है वो कंपेंसेट कर रहे हैं, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे इट्स HL एज ऑफ नाउ, उस मेगा प्रचंड के ऑर्डर के बाद जो कि अप्रॉक्सीमेटली शायद 50,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इट्स ऑलमोस्ट $500 billion। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? फर्स्ट इंस्टेंस पे HL पे आपका टेक क्या है? इस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? और पहला टेक आपका HL पे? जी, HL में हमारा काफी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू रहा है। जिस तरह डिफेंस में पिछले 5-6 सालों में पॉलिसी सेटअप्स हुए हैं एंड जैसे कि हमने पहले भी इंटरव्यूज में बताया है कि एक बहुत बड़ी फ्लीट जो हमको रिप्लेस करनी है आने वाले 10 से 15 सालों में, तो काफी मैसिव पाइपलाइन HL के सामने। काफी सारे ऑर्डर्स में प्रोटोटाइपिंग हो चुकी है, अब सीरीज प्रोडक्शन के लिए आएंगे। उनमें से एक ऑर्डर जो आज हमने सुना RFP आ चुका है LCH का, ये भी उनमें से एक ऑर्डर था। हमने ऑलरेडी देखा है HL का जो बुक है 94,000 पहुंच चुका है, जो हालांकि अगर आप 4-5 साल पहले की भी बात देखेंगे तो हार्डली 30,000 के आसपास था। सो बिकॉज ऑफ LCA ऑर्डर्स काफी मैसिव ऑर्डर बुक बिल्टअप हुआ है। एंड नाउ हेलीकॉप्टर ऑर्डर्स, एक तो LCH आ चुका है, कलेक्टिवली LCH जो अभी आया है वो हार्डली आई थिंक 155 नंबर्स होंगे टोटल। एंड जैसे कि आपने कहा रफली अबाउट 45,000 की एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी हो सकती है। बट आने वाले जो ऑर्डर्स हैं हेलीकॉप्टर्स में कलेक्टिवली वो पूरी पाइपलाइन 1,20,1,30,000 करोड़ की है और कम से कम 350 से 400 हेलीकॉप्टर्स का रिक्वायरमेंट है और इनका डिलीवरी स्केड्यूल आने वाले 10 सालों तक चलते रहेगा और ऑर्डरिंग आने वाले 2-3 सालों में पूरी हो सकती है। ये जो कंपनी ऑर्डर्स बैक करती है लार्जली लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स होते हैं, तो नियर टर्म में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है इनकी वैल्यूएशंस पर? मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसिडरिंग सभी काउंटर्स में काफ़ी तगड़ी तेज़ी आ चुकी है और आप इनकी
माफ कीजिएगा, इनकी अर्निंग्स में से कैसे कितने समय में ट्रांसलेट होता देखते हैं, चाहे वो हाल का या LCH वाला ऑर्डर हो, या फिर जैसे हमारे कॉलीग कह रहे थे कि आगे कई सारे सबमरीन के ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देंगे, कुछ और नेवी के लिए वेसल्स इशू होती हुई दिखाई देंगी, तो वो सारे ऑर्डर्स होपफुली मस्काओ, कोची, गार्डन रीच के बीच में बटेंगे। जी, तो पहले HAL की बात कर ले। HAL के पास ऑलरेडी LCA का एक 83 का ऑर्डर है ऑन LCA साइड, एक और 97 का ऑर्डर है जो अप्रूवल मेजर अप्रूवल हर्डल्स पार कर चुका है, और मे बी आई थिंक इन नेक्स्ट 1.5-2 years HAL के पास आ जाएगा। उसका वैल्यू भी ऑलमोस्ट 60,000 है। एंड कमिंग टू दिस हेलीकॉप्टर ऑर्डर, ये भी आई थिंक 2 साल के अंदर HAL के ऑर्डर बुक में आ जाएगा। सो इनकी डिलीवरी टाइमलाइन जो है, नाउ कमिंग बैक टू LCA जो 83 मिल चुका है, बेसिस द कंपनी कमेंट्री ऑल्सो इट विल स्टार्ट विद 8 डिलीवरीज और आगे चल के 16-20 डिलीवरी ईच ईयर पॉसिबिलिटी है। सो एटलीस्ट 4 to 5 years डिलीवरी स्केड्यूल LCA का है। एंड सेकेंड, दिस हेलीकॉप्टर ऑर्डर जो 156 हम बता रहे हैं, इसका भी डिलीवरी स्केड्यूल 5 to 6 years है वंस द ऑर्डर कम्स टू HAL। सो इससे ये होगा कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है, जो अभी मे बी 13-14 हज़ार के 15 हज़ार के आसपास है, अभी के जो रेवेन्यू में जो 30,000 crore का है, वो एक स्केल पे जाके आई थिंक आफ्टर 5 to 7 years 35 to 40,000 भी हो सकती है। एंड कंपनी का कलेक्टिव रेवेन्यू मेरे व्यू में आने वाले 7-8 सालों में 13 से 14% के अगर पे ग्रो कर सकता है वर्सेस जस्ट 6 to 7% इन द पास्ट डिकेड। तो पॉइंट इसमें यह है कि देखिए, डिफेंस में काफी सारी चीजें लॉन्ग गेस्टेशन और लंपी होती है। काफी सारी जगह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब तक नहीं होता है, वो सीरीज प्रोडक्शन में ऑर्डर्स नहीं आते हैं। सो अभी जो हम देख रहे हैं वो ऑन हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट साइड काफी सारे ऑर्डर्स सीरीज प्रोडक्शन लेवल पे आ चुके हैं, और एक मैसिव टेंडरिंग हमको दिखेगी आने वाले 3-4 सालों में, जिसकी डिलीवरी स्केड्यूल 10 साल तक होगी। तो हमारा ये कहना है कि एनुअल रेवेन्यू ग्रेजुअली काफी लंपी होता जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड इसीलिए वो आई थिंक प्राइस में भी बिल्टअप हो रहा है। सो माय पॉइंट इज कि क्वार्टरली बेसिस पे देखने की जगह हमको एनुअल एंड 2-3 years के व्यू से देखना चाहिए कि किस तरह पूरा डिकेड ग्रोथ में बिल्ड होने वाला है इन डिफेंस स्टॉक्स। ओके, आप BEL क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, राइट अमित? अब क्या पर्सपेक्टिव है आपका? BEL में भी देखिए ऑलमोस्ट काफी स्ट्रांगली सरप्राइज किया उन्होंने, ऑलमोस्ट 35,000 crore ऑफ इनटेक वर्सेस द गाइडेंस ऑफ 20-25,000 crore। कंपनी का गाइडेंस है एटलीस्ट 15% के आसपास की ग्रोथ आने वाले 2-3 सालों में। ऑर्डर इनटेक ऑलमोस्ट 50,000 crore इनटेक एक्सपेक्टेड है आने वाले 2 सालों में। सो काफी सारे ऑर्डर्स अभी भी लार्ज ऑर्डर पेंडिंग है, जैसे QRSAM जो कि FY26 में आ सकता है, एंड इट वुड बी वन ऑफ द आई थिंक लार्ज ऑर्डर विच कैन कम टू देम। सो बीइंग अ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट जो टिपिकली होता है एक ईच ऑर्डर में वेरीज बिटवीन 5% to 15%। उस हिसाब से जितने भी ऑर्डर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन में आएंगे, डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें कुछ कंपोनेंट रहेगा। एंड बीइंग अ डिवर्सिफाइड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो हम आई थिंक इसमें व्यू बना रहे हैं वो ये है कि ब्रॉडली बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द केपेक्स हैपनिंग इन डिफेंस सेक्टर। यस। ओके, अच्छा अमित जी, ठीक है, HAL पे आपका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आपने पॉइंट रखा, BEL पे एक पॉइंट रखा, आपकी मेजर रिपोर्ट BEL पे थी। अब आते हैं शिप बिल्डिंग साइड पे। अब देखिए, हमें देखना भी ये पड़ेगा, इस डिफेंस स्टॉक्स चल भी काफ़ी चुके हैं और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और आई थिंक अगले आने वाले 1-2 वर्षों में जो रेवेन्यू एग्जैक्टली बुक्स में फैक्टर इन हो जाएंगे, उसके प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। नाउ वी हैव स्टॉक्स लाइक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। शिप बिल्डिंग साइड में आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या हैं, जहाँ पे अभी भी स्पेस है चेज करने लायक? देखिए, शिप बिल्डिंग में जैसे कि आपने कहा, पूरे डिफेंस टेक में काफी मैसिव रैली आ चुकी है प्राइस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पिछले 5 सालों में काफी कुछ चेंज हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बिल्डअप हुई है। सेम एज हैपेंड विद द शिप बिल्डिंग कंपनीज। MDL का आज ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 38-39,000 crore है,
एंड दे आर सिटिंग ऑन अ मैसिव पाइपलाइन। एक एल&टी के साथ जो ऑर्डर है, आई थिंक उसका वैल्यू 45,000 करोड़ है, विच दे आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 2-3 years टू कम टू देम। और एक एडिशनल सबमरीन का 3 सबमरीन का ऑर्डर है जिसका साइज आई थिंक 20 से 25,000 करोड़ हो सकता है। एंड शिप बिल्डिंग में देखिए, इवन कंपेयर टू एयरक्राफ्ट कंपनी लाइक एचएल, शिप बिल्डिंग का साइकिल और बड़ा होता है, एटलीस्ट 8 to 9 years ऑफ deliverable times for each submarine or destroyer which goes into construction. So जितना ज़्यादा strong built-up होगा ऑर्डर में, उतना हमें revenue visibility लंबा मिलेगा आने वाले 7-8 years के लिए for shipbuilders. And now coming back to defense allocation, देखिए पिछले 5 सालों में defense allocation का जो breakup देखेंगे capital outlay का, उसमें से roughly 55,000 to 50,000 aircraft side में allocate होता था। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में एयरक्राफ्ट और सबमरीन शिप साइड would be, Navy side would be the key focus area because there are a lot of lumpy orders on the verge of getting tendered out. और एक सिर्फ रफ कट हम मैथ्स करें, अगर 8% पे भी डिफेंस कैपिटल आउटले ग्रो करेगा आज 2.25 लाख करोड़ से, तो आने वाले 5 सालों से 6 सालों में हमको 15 लाख करोड़ की केपेक्स दिखाई देगी सिर्फ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड आउटले में। और मुझे लगता है इसमें से 5 से 6 लाख करोड़ आने वाले 5 सालों में नेवी में स्पेंडिंग हो सकती है। तो दैट इंक्लूड्स large orders on submarines and destroyer side, as well as a lot of mid-size to small-size vessels also. So definitely, जब भी order आएगा, it will be very lumpy and it clearly makes up for the very strong 7-8 year visibility. अभी के prices में मुझे थोड़े expensive लगता है defense spec, but हाँ। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। करंट लेवल्स पर शायद एक्सपेंसिव हो, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है तो ऑफ कोर्स वो स्टॉक्स में आगे जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बताने के लिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कन्विक्शन कहाँ पर है डिफेंस कंपनियों में। अच्छा, बाय द वे 400 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, तो 50,400 के ऊपर ये इंडेक्स एकदम आराम से बैठा है। और HDFC बैंक अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरे बैंकों पर भी एक बार फटाफट से व्यू ले लिया जाए। प्रशांत, देखिएगा आप ICICI बैंक के शेयर को और साथ ही SBI सुबह में भी हम डिस्कस कर रहे थे। ICICI बैंक मेरे हिसाब से इस लेवल पे आउटराइट बाय होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1100 के जस्ट नीचे रख के आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो 1170, 1175 और इसके ऊपर अगर क्लोज हो तो डेफिनेटली ये पोजिशनली 1200 के लेवल भी दिखा सकता है। मैं बैंक निफ्टी में एक 5 to 6% मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसके लिए ICICI बैंक और एक्सिस ये दोनों अहम कंट्रीब्यूटर्स होंगे। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक 1100 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच लेना चाहिए। ओके, एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है ICICI बैंक में 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस। निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में से 10 में तेजी है। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसमें एक तो सुबह से कोटक बना हुआ था, एक बार वो स्क्रीन पर लेकर आते। जी हाँ, वो अब भी थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन डे लो से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। और पंजाब नेशनल बैंक भी थोड़ा सा एक लैगर्ड बना हुआ है। एक बार ट्रेड रिविजिट करते हैं कैनफिन होम्स का, क्योंकि बैंकों की बात हो रही है। मानस, ये 892 तक पहुंचा है, लेकिन अगला पड़ाव क्या? क्योंकि पहला 855 का टारगेट, 870 का टारगेट जो सुबह में आए थे, वो दोनों अचीव हो चुके हैं। देखिए, जो टारगेट है वो तो 2023 के जो हाईज है 909 रुपए कैनफिन होम्स का वही है। लेकिन मेरा समझना है कि इस बार वो ये 909 को ब्रीच करके 950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक करंट लेवल से भी 67 रुपए का मूव बाकी है, पर करंट लेवल्स पे नहीं, कोई गिरावट देखने को मिले, कोई करेक्शन देखने को मिले, तभी आपको खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस 840 रुपए के नीचे लगाना। ओके, कैनफिन होम्स ये सुबह ट्रेड आज कविता जी ने रिकमेंड किया था, क्या शानदार ट्रेड था वो। चलिए अब एक काम करते हैं, आज कॉर्पोरेट स्कैन की बारी है और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया एग्जैक्टली अगर आप देखें जिनको ऑर्डर विन इन्होंने किया है, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD श्री मनोहर लाल जुड़े हैं। इस वक्त बातचीत करते हैं। और ये नॉर्थ वेस्टर्न बीकानेर रेलवे से करीब 91 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है और चुरू से करीब सादुलपुर डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर इनको मिला है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आई थिंक इस ऑर्डर के बारे में बताइए जो डबलिंग के लिए आपको मिला है और
ये कब तक पूरा करना है सर, और आपकी बुक्स में कब तक रिफ्लेक्ट होगा ये काम का भी ऑर्डर तो हमको कल ही मिला है और इसको हम 2 साल के अंदर इस काम को पूरा कर देंगे। सादुल सर से ये चूरू तक की डबल ट्रैक की अपने रेलवे लाइन का काम है और इसमें रेलवे स्टेशन का भी काम है, वो मिला है हमको। तो आपकी इस समय ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है विष्णु प्रकाश, ये अगर उसका एक अंदाजा दे सके विष्णु प्रकाश आर पुगलिया का जो ओवरऑल एक्सपोजर है इस समय जून तक, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में आपकी ऑर्डर बुक कहां पर पहुंची है? ये हमारी मार्च तक में तो 4,716 करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारे पास में। इसके बाद में अभी एक ये ऑर्डर हुआ जिसको कल ही मिला हमको एक ऑर्डर। और रेलवेज का कितना हिस्सा आता है आपका ऑर्डर्स में? रेल सेगमेंट से कितने ऑर्डर्स आते हैं, क्या परसेंटेज है रेल और वाटर में? क्या करीब रेलवे के अंदर हमारा अभी 16% का स्टेक है अभी रेलवे के अंदर काम का, और वाटर सप्लाई में भी यही है। मतलब अगर थोड़ा सा हम समझना ओके 70% का मतलब अगर तीनों में बता सकें, जैसे कि वाटर सप्लाई, रेलवेज और हाईवेज एंड ब्रिजेस तीनों कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैं इस साल FY25 में मेजर ड्राइवर्स कौन से रहेंगे? हमारे अभी जो 3 साल के जो रहे रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे काम को, तो ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट ये है कि हमारा अभी जो वाटर सप्लाई के अंदर है 78% के आसपास है अभी, और रेलवे के अंदर 16% है, और रिमेनिंग है जो रोड्स और सीवरेज के काम के अंदर है हमारा। ओके अच्छा, ये जो आपका सर वाटर सप्लाई सेगमेंट है, इसमें आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाते हैं, जो कि शायद कुछ समय पहले आपको एक गुरुग्राम से भी ऑर्डर मिला था, मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार से एक ऑर्डर मिला था। इस सेगमेंट में और कितने ऑर्डर्स की संभावना लग रही है आपको FY25 में? इसके अंदर अभी हम लोगों ने करीब 3,000 से ऊपर के हमने टेंडर पार्टिसिपेट कर रखे हैं, और ऐसे अभी हमारा करीब 17% के आसपास सक्सेस रेशियो है। तो ये बताइए सर, फिर FY25 में कितना रेवेन्यू इन ऑर्डर्स जो आपके हाथ में लगातार आ रहे हैं उसके बल पर आप डिलीवर कर पाएंगे? कितनी औसतन बढ़त देखने को मिल सकती है आपके रेवेन्यू में? मैम, जो अभी हमारा 3 से 4 साल का जो ट्रैक है ना, उसके हिसाब से हम रेवेन्यू को अचीव करेंगे। तो उसी के आसपास रहेंगे आप कह रहे हैं ऑर्डर्स, रेवेन्यू ग्रोथ? नहीं, हमारी ग्रोथ रहेगी, रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मनोहर लाल जी। तो ये थोड़ा सा एक अपडेट देते हुए कि रेलवे साइड पर ऑर्डर्स और साथ ही वाटर वर्क्स के भी ऑर्डर्स इनके हाथ आ रहे हैं। स्टॉक आपके सामने करीब 5% ऊपर ट्रेड में साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्लियर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नजर डालिएगा आप श्रीराम फाइनेंस पर, और इसका उल्लेख मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इस घंटे ये स्टॉक 3% ऊपर है। पिछले 10-15 मिनटों में खरीदारी की पोजीशंस और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बजाज फाइनेंस आजकल इतना एक्टिव नहीं है जितना शायद श्रीराम फाइनेंस है। सोनी, आपकी नज़र में आया है क्या श्रीराम फाइनेंस, और क्या ट्रेड का मौका है? हर्षदा जी, श्रीराम फाइनेंस हमारे रिसर्च रेस्ट्रिक्शन लिस्ट पे है, सो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इस पर कवरेज नहीं रखती हैं, ठीक है। सिद्धार्थ, आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस? जी हर्षदा, अगर आप एनबीएफसी में देखें तो ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और श्रीराम का तो नंबर्स भी काफी अच्छा आया था, तो हमें तो श्रीराम फाइनेंस अच्छा लगता है विद इन दी ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस। एंड जो कुछ स्टॉक्स हैं, एक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है जो हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा एनबीएफसी में, जिसपे हमारा बाय रेटिंग रहता है। एंड उसके बाद अगर आप कोई स्टॉक है जो है वो श्रीराम फाइनेंस, जिसपे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। कंपनी की जो ओवरऑल अगर आप एक्सपोजर देखें तो रूरल साइड में रिकवरी के वजह से अच्छी बिजनेस ग्रोथ हो रही है, और अगले 2 सालों में भी हमें लगता है कि 18 to 20% अर्निंग्स ग्रोथ मेंटेन हो सकता है। इसको देखते हुए हमें हमारा व्यू जो है वो बाय रेटिंग का है, और टारगेट लगभग 3,000 का है।
3000 के टारगेट के लिए एक मौका श्रीराम फाइनेंस में ज़रूर बन रहा है। अच्छा, वेरी क्विकली श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए और फिर लक्ष्मण रॉय के पास चलेंगे, क्योंकि बजट से रिलेटेड कुछ अब एक्सक्लूसिव डिटेल्स छन छन के आना शुरू हो रही हैं। लक्ष्मण जी, एक सेकंड में आ रही हूँ मैं आपके पास। वो स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। श्रीकांत, इस समय का ताज़ा ट्रेड बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम लॉन्ग करके यहाँ पे कुछ पोजीशंस बना सकते हैं लॉन्ग की। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक बड़े कंसोलिडेशन के फॉर्मेशन में यह आ चुका है, और अगर यहाँ से अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है तो ये स्टॉक कम से कम 725 से लेकर शायद 750 के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म दिखा सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि 850 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से GNFC को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो 690 का रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 750 के। चलिए, ये तो ट्रेड की बात हुई, GNFC 750 का टारगेट। लेकिन अब जो आपने फ्लैश देखे होंगे, और मेरी नज़रें दो फ्लैशेस पर अटक गई थी। एक तो इनकम टैक्स में शायद राहत मिलने के आसार हैं, और दूसरा घर खरीदने वालों को अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा सकती है। ये एक आम आदमी की उम्मीदें हैं काफ़ी समय से। अब नई सरकार मोदी 3.0 जो आ चुकी है, उसमें चुनावी नतीजों की छाप दिख सकती है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसका एक रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देगा। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण जी सबसे पहले CNBC आवाज़ पर लेकर आए हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? अब तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा मेरे ख्याल में लक्ष्मण जी सरकार पे। बिल्कुल। दरअसल मैं एक मोटा संकेत आपको दे दूं कि पूरे बजट को किस नज़रिए से बनाया जा सकता है। उसमें से पहला तो यह है कि उसमें आपको चुनाव नतीजे की छाप दिख सकती है। अब आप पूछेंगे कि चुनाव तो खत्म हो गया, तो अभी चुनाव नतीजों की छाप दिख के क्या फ़ायदा? तो दरअसल 4 विधानसभा के चुनाव होने हैं निकट भविष्य में, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है। और इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे राजनीतिक लिहाज से भाजपा के लिए, केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो इन राज्यों में चुनाव नतीजों में अच्छी खासी बढ़त मिले, इस पूरी कोशिश की जाएगी। तो उसकी कोशिश यहाँ पे बजट में भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जो बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐलान किया गया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऐलानों को बजट में जगह मिल सकती है। इसकी शुरुआत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते ही शुरू कर दिया था, जिसमें 3 करोड़ लोगों को घर देने का मामला था, वो भी संकल्प पत्र का हिस्सा था। तो ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान आपको बजट में दिखेंगे। अब आप पूछें कि इसमें ऐलान हो क्या सकता है, तो जो मोटे तौर पर संकेत मिले, इस बार मध्यम वर्ग पे खास फोकस रह सकता है। मध्यम वर्ग पे पहले के मुकाबले ज्यादा जोर हो सकता है। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए आमतौर पे माना जाता है कि इनकम टैक्स में राहत दे दीजिए, होम लोन पर कुछ सब्सिडी स्कीम दे दीजिए ताकि होम लोन सस्ते मिल जाए। तो इस तरह कई सारे विकल्प हैं जिस पे सरकार विचार कर सकती है। हालांकि बिल्कुल साफ कर दूं, अभी इस पर कोई आम राय नहीं बनी है, ना तो इस पर कोई फैसला लिया गया। ये सारे विकल्प हैं मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। दूसरा, रोजगार पर काफी ज्यादा फोकस होने की संभावना है। रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा जोर हो सकता है। रोजगार के लिए इंसेंटिव स्कीम जो चलती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, वो काफी सफल रही है। उसको कई सारे सेक्टर में शामिल किया जा सकता है, जिसमें आपको टॉयज हुआ, फर्नीचर हुआ, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और इन सब के अलावा आप देखेंगे सोशल सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान आपको हो सकते हैं, जिसकी घोषणाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में हुआ था। जैसे कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हुई थी, फिर वहां पे आपको आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की बात हुई थी। तो इस तरह कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम की भी जगह बजट में मिल सकती है। हालांकि अभी सलाह मशवरा का दौर शुरू हुआ, ये सब जो बिल्कुल इनकम टैक्स में राहत जैसी बातें हैं, वो बजट प्रिंट होने से 1 हफ्ते पहले तय किए जाते हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा। नहीं, लेकिन अच्छा, एक और चीज़ लक्ष्मण जी, कोई महिलाओं के लिए स्पेशली कोई, अगर आप देखें, कुछ खास हो सकता है इस बजट में? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, वहाँ पे एक आई थिंक घोषणा बीजेपी के लिए वोटिंग जो परसेंटेज थी महिलाओं की, उसको काफ़ी बढ़ा के ऊपर लगी थी। तो इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? स्पेस होगा इस बजट में?
खास तौर पे? बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को मजबूत करने के लिए अलग अलग जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनमें उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लखपति दीदी भी उन्हीं का एक हिस्सा है, जिसपे आपको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दिया जाना और उनको बेहतर इंसेंटिव दिया जाना, वो भी इसका एक हिस्सा है। और महिलाओं के लिए अब उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री बन गए हैं, जो महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ फीडबैक जाए, जिसको भी बजट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका। और अब देखिए, आज इस खबर के बाद बजट की जो सुगबुगाहट है रोज़ ब रोज़, आई थिंक जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। अब तो ये खबरें अब रोज़ आएंगी छन छन के। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, और आपसे इस संदर्भ में बातचीत अब होती रहेगी। कैसा होगा बजट का प्रारूप, क्या क्या अगर आप देखें महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इस बजट में, उन सब पे बातचीत होती हुई। अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं 4 का चौका। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके। ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस ट्रेड्स में क्या क्या कौन कौन देगा। आज सस्ता ऑप्शन सोनी जी के सौजन्य से आएगा, वो पिक करेंगे ये ट्रेड। और एफएनओ सुपरस्टार रचना जी पिक करेंगे उनकी तरफ से। और 4 के चमत्कार प्रशांत सावंत जी। और मिड कैप फंडा आज सिद्धार्थ खेमका साहब की सौजन्य से आएगा। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी वहीं पर उसी रेंज में करीब 23,537 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन निफ्टी आईटी को एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, 214 पे ट्रेड करता हुआ, मतलब 34,818 पे 214 अंकों का गेन लेकर ट्रेड कर रहा है। इस पर मैं बातचीत करूंगा आई थिंक निफ्टी आईटी पे। मैं अभी जो अपनी निफ्टी आईटी के जो ओआई गेनर्स की श्रेणी को जब मैं स्कैन कर रहा था, तो उसमें 2-3 बातें अच्छी थी। उसको स्कैन मतलब उसको रीड करेंगे, ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अब इट्स ऑलमोस्ट 247, ये ट्रेड्स कंप्लीट कर लेते हैं। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन ग्रैन्यूल्स 480 कॉल ऑप्शन, 480 कॉल ऑप्शन, करंट प्राइस 5.2 के रेंज पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ₹1, टारगेट है यहाँ पे ₹9 और ₹13। सो ग्रैन्यूल्स में आज हमने देखा है कि एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट 450, 455 के सपोर्ट से बाउंस किया है। वॉल्यूम्स भी प्रीवियस डे वॉल्यूम्स को काफी क्रॉस किया है और काफी पॉजिटिव लगता है, यहाँ से टुवर्ड्स 485, 490 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो आई थिंक बेस्ट सेफ ऑप्शन यहाँ पे 480 कॉल ऑप्शन प्ले कर सकता है। ओके, ये हो गया ग्रैन्यूल्स की कॉल 480 की। ये फार्मा स्टॉक ये अमूमन ऑप्शंस में अच्छा मूव देता है, याद रखिएगा। अब रचना जी से बात करते हैं। रचना जी आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगे। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से जीएनएफसी के फ्यूचर्स रहेंगे लॉन्ग साइड पे। जीएनएफसी के फ्यूचर्स में अगर हम 10 रुपीज का एसएल लगाए, दैट इज एट 695 के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग किया जाए, तो ऊपर वाली साइड में पहला टारगेट रहेगा 725 और सेकंड टारगेट रहेगा 740। जीएनएफसी पर इनफैक्ट श्रीकांत की भी नजरें गई थी। अब प्रशांत के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। बताइए प्रशांत। तो हर्षा जी, मुझे यहाँ पे एक अच्छा मूव नजर आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज में काफी दिनों के बाद, और ये मूव वॉल्यूम बैक्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 675, 675 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और यहाँ से कम 715 से लेके 720, 715, 720 ये टारगेट्स रख सकते हैं। इंडस्ट्रीज में एक मौका 715 के लिए साफ बन रहा है। सिद्धार्थ जी बताइए, मिड कैप फंडा जो मिड कैप स्टॉक है वो है संवर्धना मदरसन। कंपनी ने हाल में अच्छे Q4 नतीजे दिए। उनके अक्रॉस सेक्टर्स जो है, चाहे वो वायरिंग हार्नेस की हो, चाहे मॉड्यूल्स, पॉलीमर्स, विजन सिस्टम, और उसके अलावा जो इमर्जिंग बिजनेस है, सभी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि जो ऑटो सेक्टर में ग्रोथ है उसका सबसे ज्यादा फायदा ऑटो एंसिलरी स्पेस में मिलेगा। यहाँ वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है, और उनकी जो प्रेजेंस है अक्रॉस ज्योग्राफीज है, अक्रॉस कंपोनेंट्स है, और हाँ, जो ईवी पेनिट्रेशन है उसकी वजह से वायरिंग बिजनेस को भी काफी बेनिफिट मिलेगा, ये हमें लगता है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, और अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ रहती है। तो हमारा जो टारगेट है वो 200-210 का है ऑन संवर्धन मदरसन, मिड कैप पिक ऑन फंडामेंटल बेसिस। तो संवर्धन मदरसन करीब 3% ऊपर, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी तेजी के। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने की सोनी के ट्रेड के साथ, जो ग्रैन्यूल्स इंडिया पर 480 का कॉल लेने की सलाह है, ₹7 पर है।
9 अगला टारगेट, आगे 13 भी आ सकता है। JNFC पसंद है रचना जी को, 725 से 740 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। प्रशांत आरती इंडस्ट्रीज पर फोकस करें 725 के टारगेट के लिए, 675 का स्टॉप लॉस, और अभी संवर्धन मदरसन पर एक व्यू दिया है सिद्धार्थ खेमका ने। 200 और 210 के टारगेट्स के लिहाज से आपकी नज़रें इस स्टॉक पर होनी चाहिए। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स 4 का चौका में जो सामने आ रहे हैं। एक स्टॉक जो हमने पहले मेंशन किया है और इसको रिविजिट करते हैं। सोनी ने इनफैक्ट आज खिलाड़ी नंबर 1 में IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट दोनों मेंशन किए थे, इनकी टीम में शायद IDFC शामिल है। 120 के लेवल्स पर आ चुका है सोनी IDFC लिमिटेड। क्या ये एक ट्रेड है जहां पर अभी भी पोजीशन ली जा सकती है, और फर्स्ट पर भी कोई राय हो तो बताइएगा। जी डेफिनेटली हर्षदा जी, आई थिंक यहाँ पे वॉल्यूम्स जिस तरह से आज थ्रू आउट द डे कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्ग के साइड में, और पोजीशंस फ्रेश बन रहे हैं लॉन्ग विल्टर पोजीशन। सो एक जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आज सपोर्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली पोजिशनल ट्रेड के लिए 130 128 के रेंज को टेस्ट कर सकता है, इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर भी सकते हैं, ट्रेल करते चलिए। मेरे ख्याल से यहाँ से करंट लेवल से 116.5 वो लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना बेटर रहेगा थोड़ा सा, बिकॉज वहीं से ब्रेकआउट आया था। इनफैक्ट IDFC फर्स्ट बैंक में भी अगर हम देखेंगे तो आज 80 के लेवल को बहुत अच्छे से क्रॉस किया है। टेक्निकल चार्ट्स पे 200 EMA को क्रॉस किया है आज, जो कि 80.1 पे है। सो यहाँ पे एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 85 87 के रेंज पे नजर आ रहा है। सो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 79.5 और 87 88 टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल IDFC फर्स्ट बैंक 87 के आसपास तक के लेवल्स के लिए एक मौका है। सिद्धार्थ, वेरी क्विकली फार्मा कंपनियों में एक के बाद एक जिस तरह से बिकवाली आना शुरू हो गई, जुबलेंट फार्मोवा देखते ही देखते 4.5% नीचे, कुछ 17 आपत्तियां या 15 आपत्तियां इनके US के प्लांट में US FDA ने पाई हैं। जाइडस लाइफ में कमजोरी देखने को मिली है, एलेंबिक फार्मा कमजोर है, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि US में प्राइसिंग कुछ डबल डिजिट्स में इरोड होने का खतरा है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? फार्मा कंपनियां थोड़े से क्या और पेन से गुजर सकती हैं? ये जो रेगुलेटरी हर्डल है, बीच में हमने देखा काफी कंपनीज को अप्रूवल मिल रहे थे, जिसके बेसिस पे थोड़ा सा सेक्टर में स्पेस में इंटरेस्ट भी बढ़ा था। और जहां तक प्राइस इरोजन का है, हमारा अनुमान तो यही है कि प्राइस काफी सप्रेस थे और लास्ट 2 क्वार्टर से प्राइसिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो आगे चलकर अगर ये न्यूज फ्लोज आता है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव होगा। बट अगर आप क्वार्टरली अर्निंग्स देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से ओवरऑल जो फार्मा स्पेस है, हेल्थ केयर स्पेस है, वहां पे अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट हुआ है। लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिला है, और जो मार्जिन्स है वहां पे जो बहुत बड़ा एक प्रेशर था बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो भी एक ईज हुआ है। तो हमें लगता था कि ओवरऑल जो फार्मा स्पेस में सिलेक्टिव कंपनीज है, जो लार्ज कैप स्पेस में, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो डीवीज हो, ये 3 स्टॉक हमें थोड़ा पसंद है। बट मगर अगर ऐसा कुछ प्रेशर आता है अगर ओवरऑल रियलाइजेशंस पे, तो डेफिनेटली ये जो स्पेस है US एंड यूरोप, ये 2 लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए, तो ये बड़ा नेगेटिव होगा। बट नॉनदलेस अभी तक ऐसे कोई संकेत हमें नहीं दिखे हैं, तो हमारा व्यू ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस पे थोड़ा पॉजिटिव ही है। ओके, तो हेल्थ केयर स्पेस में आप पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत था। इस बीच भारतीय इकॉनमी 8% की रफ्तार से बढ़े तो 2047 तक विकसित देश भारत का बनता हुआ दिखाई देगा। ये कहा है CII के नए प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने ये भी कहा कि कंजम्पशन बढ़ने के लिए बजट में निचले मध्यम वर्ग को टैक्स राहत मिलनी चाहिए। कंजम्पशन बढ़ाने का एक तरीका होता है कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, पब्लिक को पैसे मिलेंगे तो खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और पैसा देने का एक बहुत सीधा तरीका होता है कि इनकम टैक्स को घटा दीजिए। बजट आने वाला है, पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बहुत अपेक्षा के अनुरूप कटौती नहीं की है। तो आपको लगता है कि इनकम टैक्स में अगर रिडक्शन करते हैं तो वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा और इनकम टैक्स में रिडक्शन करना चाहिए? देखिए, जब मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल डेफिनेटली इम्पैक्ट्स कंजम्पशन, और रिलीफ जो भी है वो सिर्फ लोअर एंड पे देखना चाहिए। बिकॉज इंडिया की यू सी देयर इज आई से ट्रिनिटी ऑफ प्रायोरिटीज,
इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है, क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट करना है और फिस्कल ग्लाइड पाथ एडहेयर करना है। तो लोअर लेवल पे जो रिलीफ है, मिडिल लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे मिलना। चलिए, विकसित भारत जब कहते हैं तो आपके मन में क्या पैमाना निकल के आता है? क्या बेंचमार्क है जो कोई देश विकसित हो सकता है, डेवलप कंट्री कहलाएगा? आपके साथ पैमाना क्या है? नॉर्मली तो एक जो पर कैपिटा इनकम लेवल पे देखा जाता है, उसके एक पैरामीटर है। एंड देन डेवलप्ड नेशन में वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ ease of doing, ease of living, quality of education, healthcare, skilling, infrastructure, all those parameters. इस पैरामीटर पर नेचुरल रिसोर्स रेस्टोरेशन, इस पैरामीटर पर मुझे पता नहीं लगता है कि इतना फिजिबल होगा नहीं। अगर पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से देखें तो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क जो IMF फोरम का मैं देखता हूं कि $12,000 से लेकर के आगे तक बढ़ता है, जो लोएस्ट $12,000 है। यूएस का तो 70+ है। इंडिया अभी मुश्किल से $2,500 पे है। तो ये 5 गुना 6 गुना कर पाना ये महज 10-15 साल में कितना पॉसिबल है? देखिए, ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है। देखिए, CII की जो कैलकुलेशन है उसमें 8 जस्ट ओवर 8% के ग्रोथ से ये अचीव हो सकता है टिल 2047। सो आई थिंक 8.1 का फिगर है, तो उस रेट से कंसिस्टेंट ग्रो होना इट्स अ चैलेंज। But given the potential in India, I think it can be done because there is a lot of potential in India, a lot of potential through global opportunities, and a lot of potential can be unlocked because of positive demography and policy enablers. चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंश उस इंटरव्यू के। निफ्टी क्या कर रहा है? वहीं पे 23,535 पे। बैंक निफ्टी वहीं पे 50,373 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस बीच अगर आप एक चीज़ देखें, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। मैं आई थिंक इसी सेगमेंट से कुछ ट्रेड्स पिक करूंगा, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। और जब ब्रेक से लौटेंगे तो आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ गुरमीत चड्ढा मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, फिर करते हैं उनसे बातचीत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की जो कड़ी की आज की बातचीत है हमारी, उसको शुरू करते हैं। हमारे साथ इस क्रम में आज गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO कंप्लीट सर्कल के मौजूद हैं इस वक्त। गुरमीत, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शिखर पर नया ऑल टाइम हाई निफ्टी के लिए। बस एक शुरू में छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। अभी आप निफ्टी IT को देखिए, अच्छा पुल बैक, FMCG में एक पुल बैक आया, NBFCs अच्छा कर रही हैं। ये बैंक्स क्यों मिस कर रहे हैं सारा का सारा एक्शन? SBI थका हुआ सा एग्जैक्टली, HDFC बैंक में छोटा सा पुल बैक है, बट स्टिल बैंक निफ्टी में कुछ लीडरशिप क्राइसिस। ये बैंक्स अभी भी 1 कदम 2 कदम पीछे क्यों हैं? कारण क्या है? मुझे लगता नहीं कोई फंडामेंटल कारण है। आई थिंक बाजार शायद देखना चाहता है कि अर्निंग्स कैसा आएगी जुलाई की। मुझे लगता है ट्रेजरी गेन होगा। द 10-year बॉन्ड ऑलरेडी 7 के नीचे आया था इस महीने। उसके अलावा जो कासा का प्रेशर है टॉप 2-3 बैंक्स में, जिनका वेटेज ज्यादा है इंडेक्स, बैंक निफ्टी आप देखिए 50,000 तो क्रॉस किया है। अपनी पिछली चर्चा हुई तो शायद 48-49,000 था। तो बेबी स्टेप्स मैं कहूंगा ले रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिस आउट कर रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें, पूरा बैंक निफ्टी आपको 16 टाइम्स अर्निंग मिलता है, निफ्टी 20 टाइम्स फॉरवर्ड है, तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है। और सबसे बड़ा EPS कंट्रीब्यूटर है। अगर आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP ग्रोथ देखें जो 5% के नजदीक आई है, फाइनेंशियल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो रीजन रहा है कि FPI ने सेल किया है। तो मुझे लगता है जो टॉप 2-3 बैंक्स हैं, जो थोड़ा जैसे HDFC है, ICICI, SBI है, ये एक रेंज में कर रहे हैं। HDFC आज जरूर 1600 के ऊपर गया है, थोड़ा स्टेप्स लेके। बट मुझे लगता है ICICI का थोड़ा ऑलमोस्ट साल हो गया ये 1100 के आसपास की कंसोलिडेशन को। बट लीडरशिप में मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा आपको री-रेटिंग देखने को मिलेगा। और बाजार का फोकस थोड़ा सा मुझे लगता है Tier 2 बैंक्स और PSU बैंक्स पे ज्यादा रहा है फ्लोज के हिसाब से। तो आप देखिए छोटे बैंकों में फेडरल बैंक ने एक 155 वाला लेवल ब्रेक किया, अभी 175 के आसपास है। उसमें अभी न्यूज आई है कि 3 CEOs के नाम रिकमेंड किए, उसमें से मिस्टर KVS मनियन है, जो कोटक को बिल्ड करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। JNK बैंक में थोड़ा सा मूवमेंट है, क्योंकि बहुत काम हो रहा है वहाँ पे और बहुत नीचे था।
थोड़ा बहुत आपको और जो टियर 2 बैंक्स हैं वहाँ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ पीएसयू बैंक्स में काफी हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो मुझे लगता है थोड़ा रोटेशन होगा जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगी, और मैं ये नहीं बोलूंगा बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट शायद बेबी स्टेप्स है। गुरमीत, जो प्रधानमंत्री के या फिर आप कह लीजिए कि सरकार के जो लेटेस्ट 2 निर्णय थे, स्पेशली जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाना लगभग सब्सटेंशियली अगर आप देखें हाई किया गया इसको, बाजार बजट या फिर इस नई सरकार की जो कामकाज की जो थीम होगी या फिर उनका जो फोकस एरिया होगा उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। आप सारी एनबीएफसीज़ को देखिए, क्या क्या मूव आ रहा है आपका एनबीएफसीज़ में, और स्पेशली आई मीन जिस क्लास को मैं आई थिंक टारगेट कर रहा हूँ दैट्स एचएफसीज़, उस पर व्यू क्या है इस वक्त? काफी कंस्ट्रक्टिव अपनी बात हुई थी पिछले सप्ताह, तो मैंने आपको बोला था कि हाउसिंग पे फोकस हो सकता है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो होम फर्स्ट, पीएनबी हाउसिंग, आवास फाइनेंसर, ये हमारे पोर्टफोलियो में काफी अच्छा मूवमेंट आया है। और पिछले 1-1.5 साल से इसमें कुछ हुआ नहीं था क्योंकि निम्स प्रेशर में थे, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा हुआ था। अब बाजार को ऐसा लग रहा है कि शायद कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा। तो मेरा मानना है जैसे जैसे 10 ईयर यील्ड नीचे आएगी, 7 के और नीचे आती है, और यूएस में भी यील्ड अगर और नीचे आती है, 4 के नजदीक आती है, और कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे इंप्रूव होता है, आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा बजट को लेके भी मुझे लगता है पोजिशनिंग हो रही है। पीएनबी हाउसिंग हमें अच्छा लगता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बजाज हाउसिंग का भी आईपीओ है, तो मुझे लगता है पूरा पैक शायद थोड़ा सा रीरेट हो सकता है। 15% के ऊपर आरओई है, करीबन करीबन 65,000 करोड़ की उसकी होम लोन बुक है, जिसमें से 98% रिटेल है। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लोन बुक का मुश्किल से 2,000 करोड़ है, काफी श्रिंक करी है। पिछले 1.5 साल में करीबन 100 ब्रांचेस खोली है। थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है 1.3 1.4 बुक पे। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को देखेंगे, होम फर्स्ट पे आप जिस रेट पे बजाज हाउसिंग आ रहा है शायद 3 टाइम्स बुक है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। और थोड़ा सा मुझे लगता है उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है पीएसयू बैंक्स और पीएसयू की रिकवरी में जितना उसको करना चाहिए था। तो हम काफी काफी कंस्ट्रक्टिव है हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। मुझे लगता है बैंक का भी उसमें रोल आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो है। एसबीआई का लगभग 7-8 लाख करोड़ का होम लोन पोर्टफोलियो है, 25-26 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में एचडीएफसी का है। और थोड़ी सी ना दरें बढ़ी हैं, अगर आप लैब देखें, मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल चेक करता हूँ, पहले 8.5-9% में बड़े लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस होते थे, अभी 9.25 9.5 से कम कहीं भी नहीं मिल रहा, और अच्छा डिसबर्समेंट हो रहा है। सिमिलरली होम लोन में बीच में कंपटीशन देखा था हमने, 8.30 8.40 पे कुछ दरें आई थी। अब एवरेज जो रेट है होम लोन का वो भी 860 870 हुआ है। तो मुझे लगता है जो एक निम प्रेशर है वो थोड़ा सा अबेट होगा इस पोर्टफोलियो लेट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। इसलिए मैं जुलाई के नतीजों का जो है हमें थोड़ा इंतजार है। एक क्लियर पिक्चर आएगी। अच्छा, पावर कंपनियों पर आपकी क्या राय है गुरमीत? क्योंकि इस समय जो खबरें आ रही पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, एक तो सारे कॉम्प्रिहेंसिव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एडिक्वेट पावर सप्लाई रहे। वीरू कुछ देर पहले बोल ही रहे थे कि किस तरह की भयानक गर्मी आपको नॉर्थ इंडिया में फेस करनी पड़ रही है। और कल यानी कि 17 जून को 89 गीगावाट की नॉर्दर्न रीजन में अकेले पावर की डिमांड थी, जो पूरी तरह से फुलफिल हुई है। अब क्लियरली डिमांड अनरिलेंटिंग है। ऐसी स्थिति में हर कोई कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई करने की। सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर आपके पास सरप्लस पावर है तो आप उसे जनरेटिंग मार्केट में प्लीज़ बेचना शुरू करें, ऑफर करें। ये किसके फेवर में आएगा? क्या ये प्राइमरीली आपके आईएक्स जैसे प्लेयर्स या फिर ग्रिड जो मैनेज करते हैं पावर ग्रिड एंड कंपनीज के फोकस में रखना चाहिए, या फिर टाटा पावर के लिए भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा? टाटा पावर, अदानी पावर एंड द लाइक्स पूरी वैल्यू चेन में आएगा, ज्यादा जनरेटर्स में आएगा। जैसे टाटा पावर, हमारे पोर्टफोलियो में टाटा पावर और एनटीपीसी है जो पावर जनरेशन में है, और एनटीपीसी में अभी भी कंफर्ट है, लार्जेस्ट कैपेसिटी में है, इंस्टॉल्ड और जनरेशन दोनों में नंबर 1 है, और दोनों थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेंशन कर रहा है। अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, 5-6% का डिविडेंड यील्ड है, लोअर मल्टीपल पे, और रिन्यूएबल बिजनेस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डीमर्ज करेगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। पावर ग्रिड वैसे भी बहुत कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, क्योंकि सोलर जो पैनल्स लगने हैं घर में, उसके अलावा जो इन जनरल डिमांड है, जो वन स्टेट वन कंट्री की ग्रिड की बात चल रही है, करीबन जो पोटेंशियल ऑर्डर बुक है वो 3-3.25 लाख करोड़ की होगी सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की। पावर ग्रिड का लगभग 2/3 मार्केट शेयर है, तो 2 लाख करोड़ की टॉप लाइन की विजिबिलिटी दिखती है यहाँ से भी। और वैल्यूएशन जैसे बोला अभी भी 18-19 टाइम्स है।
थोड़ा सा मैं एंसिलरीज को लेके वरीड हूँ, वैल्यूएशन बहुत तेज भाग गया है। चाहे वो इंसुलेटिंग कंपनीज हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर कंपनीज हो, वो शायद कैप्चर कर रहा है बहुत हद तक गुड न्यूज को। आप थोड़ा लेवल 2 जाके अगर कंज्यूमर अप्लायंसेस देखना चाहेंगे, क्योंकि पावर की कंटिन्यूअस डिमांड है, जैसे एसी मेकर हैं और जो कंज्यूमर अप्लायंस मेकर है, मुझे लगता है वहां पे हमारी थोड़ी नजर ज्यादा रहेगी, क्योंकि शायद अर्निंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। वोल्टास में अभी मूवमेंट आई है, लेकिन आप पिछले अगर 3-4 साल में देखेंगे तो शायद सिंगल डिजिट रिटर्न है और वापस से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। यूसीपी में वापस करीबन 19% मार्केट शेयर हुआ है और जो लॉस हुआ था ये एमपीएस में, वो अब मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया है। ज्यादातर जो उनके इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हैं वो मिडिल ईस्ट से है, ज्यादातर सऊदी अरेबिया से है, जो वहाँ पे काम चल रहा है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट अच्छा है। तो हम थोड़ा सा लेवल 2 जाके, जैसे जो एसी मेकर्स हैं, अप्लायंस मेकर है, जैसे वोल्टास है, उनका बैकअप भी अब अच्छा कर रहा है, जो उनका बाकी अप्लायंसेस हैं, जो फ्रिज वगैरह और वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उस पे भी हमारी थोड़ी सी नजर। अब इस बीच अच्छा आईएक्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो 3.5% ऊपर है। ये सरप्लस पावर जो एक्सचेंजेस पर बेचने की नसीहत सरकार ने दी है, वो स्टॉक अब और भी मोमेंटम गैदर करता हुआ। गुरमीत, आज की लिस्टिंग पर कोई कवरेज थी क्या आपकी? इक्सिगो अब नियरली 78% के गेंस दिखा रहा है, एक तगड़ी प्रीमियम पर लिस्टिंग। पियर सेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन 165 पर कुछ फॉलो थ्रू दिखेगा क्या? हमारे रेडार में, पर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत हाई अर्निंग मल्टीपल पे है। बट क्योंकि न्यू एज कंपनी है, ट्रैवल और टूरिज्म अपसाइड पे है, तो शायद हो सकता है मोमेंटम बेस्ड फायदा मिले कंपनी को। बट अच्छी कंपनी है। हमारा और चीजों पे नजर, जैसे हमने इंटरग्लोब में करेक्शन आया जब प्रमोटर ने स्टेक बेचा, और मार्केट शेयर इंडिगो का लगभग 64-65% हो गया है। आप पैसेंजर लोड फैक्टर देखिए, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स देखिए, बहुत बहुत अच्छा है। होटल स्टॉक्स काफी कंसोलिडेट किए अच्छे रनअप के बाद, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो इंडियन होटल्स हो। वहां पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो हमने लोअर लेवल्स पे दोनों को ऐड किया। लेमन ट्री और ऐड किया 125-130 पे। इंडियन होटल्स करीबन 550 के नीचे जब आया तब थोड़ा सा ऐड किया। तो हम दूसरे तरीके से इस पूरे प्ले को खेल रहे हैं। इसी को अभी भी है हमारे यूनिवर्स में, बट अभी तक हमने कोई एक्सपोजर नहीं। इंडियन होटल्स याद रखिएगा 621.55 पे आज अपने करियर के सबसे उच्चतम स्तरों पे आता हुआ। जी हाँ, इसने 3 अप्रैल यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद एक बार फिर से आज इस लेवल को क्रॉस किया, और ये क्लोज होता है तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। एक दो थीम और गुरमीत जी, और उसमें क्यूएसआर सेगमेंट में अगर जाएँ तो जुबिलेंट फूड ने, मतलब इस बार अर्निंग्स के बाद जुबिलेंट फूड का मूव वाकई काफ़ी अच्छा खासा है, और अभी भी आई थिंक जहाँ ये ट्रेड कर रहा है, मतलब 550 पे ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। जुबिलेंट फूड्स पे आपका टेक, या फिर कुछ और ऐड इस स्पेस में किया हो कोई स्टॉक? हमारे पास पोर्टफोलियो में मिसेस बेक्टर है और वेस्ट लाइफ है। वेस्ट लाइफ इसलिए है कि जो 95% उसका रॉ मटेरियल सप्लाई चेन है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है और क्वालिटी कंट्रोल बढ़ जाता है, और उसकी जो कुजीन है वो शायद ज्यादा अफोर्डेबल है vis-a-vis जो बाकी क्यूएसआर है। और एक बॉटमिंग आउट साइकिल हो गई है, मुझे ऐसा लगता है क्यूएसआर में। हमने पिछले आपसे चर्चा भी की थी, आप सारे लिस्टेड क्यूएसआर को ऐड करेंगे तो भी हल्दीराम से कम वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है काफी स्कोप है वहां पे बढ़ने का। मिसेस बेक्टर ने ऑफकोर्स बहुत अच्छा किया है, और वो भी लिंक्ड है, सप्लाई करते हैं बन और बाकी चीजें वेस्ट लाइफ को, बाकी और सारे प्लेयर्स को भी। और हमें जोमेटो भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमें लगता है कि दोनों जो फूड डिलीवरी है और जो ब्लिंकिट है, इनफैक्ट ब्लिंकिट का वैल्यूएशन अभी कुछ फर्म्स ने फूड डिलीवरी से भी ज्यादा दिया है, और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है दोनों ब्रेकआउट करने के बाद जोमेटो में। तो हमारे पोर्टफोलियो में बेसिकली मिसेस बेक्टर, वेस्ट लाइफ और जोमेटो है, और हम बाकी भी जुबिलेंट को भी है, और भी बर्गर किंग भी है, और भी हमारी रेडार में। बट वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज हमें ये तीन स्टॉक्स ज्यादा बेहतर लगते हैं। उम्मीद कंसिडरिंग आप जोमेटो को ट्रैक कर रहे हैं, ये पेटीएम के इवेंट और टिकटिंग बिजनेस के लिए बोली लगाना या फिर बातचीत शुरू करना, और 2000 करोड़ की वैल्यूएशन, इफ इट ऑल ये सौदा हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए? मुझे लगता है इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि जो ब्लिंकिट है वो डार्क हॉर्स रहेगा। अगर देखिए आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3.5% हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब है आप जितना का ऑर्डर करते हैं कंपनी उसमें कितना बनाती है, सिंपल लैंग्वेज में। ये लगभग 3.5 पहुंच गया है। फूड डिलीवरी का करीबन 6% से ऊपर है। तो मुझे लगता है ये ब्लिंकिट में पोटेंशियल है 3-3.5% से 4.5-5% जाने का। अगर ऐसा होता है
तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है एबिट का, वो और फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। मैंने एक पीछे ट्वीट भी किया था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 30 लाख ऑर्डर एक दिन में आए थे। तो बहुत सारा डेटा है उनके पास, अपना राइडर नेटवर्क है 12,000 से ऊपर का, तो बहुत बिजनेसेस में पिवट कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्लिंकिट को लेके बाजार डिसअपॉइंटेड था जब उन्होंने एक्विजिशन किया था आज से कुछ साल पहले। आज वही ग्रोथ इंजन है। तो इतना डेटा और एनालिटिक्स है कि बहुत कुछ पिवट हो सकता है। तो मुझे अभी नहीं पता, अभी थोड़ा सोच में नहीं आ रहा है कितना टिकटिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा, शायद मार्जिनली करेगा, बट पोटेंशियल है कंपनी में प्लेटफॉर्म बिजनेस और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का। ओके, जोमेटो पे आपका टेक। अच्छा, मैं पॉसिबली लास्ट प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे गुरमीत जी। मैं शुक्रवार को भी रीड कर रहा था और अभी भी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ को देख लीजिए आप, फोर्टिस हेल्थ को देख लीजिए, मैक्स को देखिए। आज अपोलो भी पार्टिसिपेट करता हुआ, थोड़ा लेट कर रहा है बट स्टिल कर रहा है। डायग्नोस्टिक में और होटल्स में, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ ऐड किया आपने? तो मुझे लगता है कि जब वो कोर्ट का एक रूलिंग आया था और ये प्रेशर आया था कि शायद प्राइसेस कैप होंगे, वो थोड़ा सा ओवरहैंग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल फेयर्स, दो डिमांड जो पॉलिटिकली उठ रही है, वो एक स्कूल की फीस की कैपिंग की है और एक हेल्थ केयर की फीस को है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ओवरहैंग है। और आप कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक को देखेंगे, वो 40-50 टाइम्स EBITDA पे है, चाहे वो अपोलो है, चाहे वो फोर्टिस है। इनफैक्ट जो एक चाइल्ड पीडियाट्रिक में है कंपनी है रेनबो, वो भी अब महंगा हो गया है। एक स्टॉक जो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड मुझे लगता है वो नारायण हृदयालय है, और वो मिड सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। वो टियर 2 टाउन्स पे ज्यादा, उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। तो जैसे लखनऊ है, जो टियर 2 कैपिटल है, वहां पे फोकस ज्यादा कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, टर्न अराउंड टाइम जो हॉस्पिटल का है काफी अच्छा है, और मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है क्योंकि कार्डियक में ज्यादा स्पेशलाइज करता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है हॉस्पिटल, वो नारायण हृदयालय है। मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा ये प्राइसिंग को देख के, और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देता है अभी। कुछ पॉकेट्स में ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वैल्यूएशंस को लेके। कुछ उसमें डिफेंस है, कुछ PSUs हैं, कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं, और एक शायद उसमें से हॉस्पिटल भी है। डिफेंस में आपने नया क्या खरीदा है गुरमीत? क्योंकि वो इलेक्शन डे वर्डिक्ट पर जो करेक्शन आया, उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक्स फिर से काफी तगड़ी तेजी दिखा चुके हैं। तो उस टाइम पर आपने कुछ नया खरीदा था या फिर किसी और पे डबल डाउन किया? जो लिया था उन्हीं में थोड़ा ऐड किया था हर्षिता जी। मैं उस दिन बम्बई में ही था, 1:30 बजे तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा पोजीशन लेनी चाहिए, तो हमने जेंटेक ऐड किया, क्योंकि 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा था, 900 के नीचे आ गया था, आज लगभग ऑलमोस्ट 1200 के आसपास पहुंच गया है। HAL 4000 पे थोड़ा सा ऐड किया था पोर्टफोलियो में हमने। और सोलर इंडस्ट्री मैं 2016 से होल्ड कर रहा हूँ, हमारे लिए ऑलमोस्ट 14-15 बैगर रहा है। वो भी 9 के स्तर से नीचे आया था, लगभग आई थिंक 8,500 साढ़े 8,000 है। तो उसमें थोड़ा सा बता, बट वो पोर्टफोलियो का ऑलरेडी काफी डोमिनेंट पार्ट है, ऑलरेडी 6-7% है पोर्टफोलियो का, तो बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया था वहाँ पे। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो हम लेकर रहे हैं, और हम थोड़ा सा लेवल 2 जाके और इसमें देख रहे हैं कि अगर कुछ और हमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स या और कंपनीज मिलती हैं तो और ऐड करेंगे, बट फिलहाल ये 3 स्टॉक्स। गुरमीत, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। इस बीच बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, क्योंकि 50,435 का हाई यहाँ पर इस समय देखने को मिला है। डे हाई पर निफ्टी बैंक एक बार फिर ट्रेड करता हुआ। HDFC बैंक में तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा रुझान है तेज़ी का, लेकिन इस घंटे जो नई खरीदारी जोर पकड़ रही है वो थोड़ी बहुत ICICI बैंक में भी आए, और कोटक महिंद्रा बैंक आप देखिएगा जो एक लैगर्ड था, नेगेटिव टेरिटरी में था, वो आ चुका है पॉजिटिव में। हल्का सा ही सही, लेकिन करीब 20 पैसे की मजबूती, अब 3-3.5 रुपए की मजबूती, आई बेग योर पार्डन, इस स्टॉक में बनती दिखाई दे रही है। तो रो के ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ वीरू, क्लियरली कोटक महिंद्रा बैंक जो आज का सबसे बड़ा लैगर्ड था इस इंडेक्स में। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक सुबह अगर आप देखें तो उसको ड्रैग करा था, लेकिन एटलीस्ट एक एडवांटेज पर जाता हुआ, और 50,444 याद रखिएगा। ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, आई थिंक ये सेकंड बेस्ट क्लोज होगा, बट बिल्कुल ऑप्शंस के मुताबिक आई थिंक इसने बिहेव किया आज। द मोमेंट आई थिंक 238 इसने क्रॉस किया, उसके बाद लौटा नहीं इंडेक्स एग्जैक्टली 5442 पे। और निफ्टी भी, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब 2 बजे का लेवल था, हम उस वक्त थे करीब 23,530-35 के आसपास, या फिर 20 के आसपास थे।
ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी है। और निफ्टी भी अब करीब करीब 23,559, यानी हम सेकेंड हाफ के जो मैक्सिमम ट्रेडेबल जोन है उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करते हुए मेरे ख्याल से ये 500 से लगा देगा, अभी भी लगा देगा, थोड़ी देर में लगा देगा। ट्रेड्स पिक करते हैं, काम करते हैं। अब मानस बताइए, BTST ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? देखिए, जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे आप जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स 545 के हैं जुबिलेंट फूड के फ्यूचर के। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 538 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे इस फ्यूचर में, और 560 रुपए 560 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स बेहतरीन प्लेसमेंट और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर में मानस स्ट्रेंथ को पिक करते हुए। सोनी जी, आप क्या पिक करेंगी? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, 440 का रेट चल रहा है, वहीं पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 434, टारगेट रहेगा यहाँ पे 450 टू 455। आज काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, प्लस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम्स के साथ। सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है, 450 टू 455 टेस्ट करें। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जोमेटो पे बिल्कुल BTST के बेसिस पे दाव लगाया जा सकता है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो उसमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ और उसके बाद अभी वो डे हाई पे आ चुका है, तो काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। और इसी बेसिस पे हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 200-205 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जोमेटो को खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 184 का। तो ये फिलहाल 200-205 के टारगेट के लिए जोमेटो पे एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। प्रशांत, आपका ट्रेड? मुझे यहाँ पे पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग नियर डे हाई, और यहाँ पे 325 325 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होगा वो होगा 342 से लेके 345, 342 345। 342 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पावर ग्रिड में। गावा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? GNFC स्टॉक, GNFC रहेगा 701 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 692 का, टारगेट 720 GNFC। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे सारे के सारे पूरे हो गए। जरा एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं, फिर ऑप्शंस प्लेसमेंट के मुताबिक रणनीति बनाएंगे कल के लिए। देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो 12 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, और यकीन मानिए मेरे ख्याल से US मार्केट में नैस्डैक पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डाउ के लिए आज का सेशन, अगला सेशन जो है वो क्रिटिकल रहेगा। 3-4 दिन से डाउ के जो स्विंग हाई है वो एग्जैक्टली 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल स्विंग एवरेज है, निकला तो मूव अच्छा देगा। मैं उसको आई थिंक मानता हूँ कि शायद पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही क्लोज हो। मैं निफ्टी पर व्यू ये रख रहा हूँ कि कैरी करिए, क्योंकि क्लोज हमें अच्छा मिल रहा है। हमें एक कन्फर्मेशन मिल रहा है निफ्टी बैंक से, जो कि अगली ट्रैजेक्टरी में गया। ये इंडेक्स 50-238 का ब्रेकआउट देखे, जो आज का मेरा वो पॉइंट था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 238 ऑन द हायर साइड, जो सुबह के लेवल्स थे वो लेके आइएगा एक बार। 238 के बाद 473 मिल जाएगा आपको, 473 और 527। और निफ्टी बैंक का अभी का जो इंट्राडे हाई है वो एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे जो आएगा, निफ्टी बैंक, जी हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 50-473, वो ट्रेजेक्ट्री ऑलमोस्ट आ गई, इवन 527 में मिल जाएगा। इसको भी कैरी करिए, क्योंकि HDFC बैंक हमारे फेवर में है, कोटेक का डाउन से रिस्ट्रिक्ट हुआ है, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अपने हिसाब से ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करते हुए कैरी करिए। दूसरी बात, निफ्टी, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है 580 की ट्रेजेक्टरी को आप छुएं। जरा आप एक बार निफ्टी लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 23,564 तक का मूव देके आया अभी अभी। क्या बात हुई थी सुबह? 523 के ऊपर स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 83, टुवर्ड्स 613। उतना शार्प नहीं मिला क्योंकि रिलायंस बैकफुट पे था, बट स्टिल क्लोजिंग में ट्रेड ठीक ठाक मिला। कैरी करिए। क्यों? आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जरा डायरेक्टर साहब 23,500 के पुट लेके आइए। हमारे साथ जो अगले सेशन में जा रहा है वो दो चीज़ें जा रही हैं। एक तो हमें क्लोज मिल रहा है 23,500 के ऊपर, और दूसरा जरा आप एक बार इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के स्टैट्स को देखिए।
आज सबसे बड़ी पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक में हुई है तो वह है 23,500 की स्ट्राइक। ओपन इंटरेस्ट में 56 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। कि मेरे को एटलीस्ट कन्विक्शन दे रहा है कि मैं इस लॉन्ग को कैरी करूं। तो हर्षदा, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री के बेहद नज़दीक और मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक अब डे हाई पे आता हुआ। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जरा सेटअप लेके आइए। आई थिंक जो डेरिवेटिव्स की जो ब्रेथ है वो कैसी है। देखिए, नो डाउट आई थिंक आज इंडिविजुअल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूव दिया, लेकिन अगर आप ब्रेथ को देखें जो पूरे बाजार की आई थिंक का स्ट्रक्चर कैसा उसको रिफ्लेक्ट करती है। आपकी स्क्रीन पे लगभग 100 एडवांसेस हैं। 100 एडवांसेस, 22 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी करीब 16 में और 45 में शॉर्ट था। आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्टैट्स अब उसके मतलब किन किन काउंटर्स में। देखिए, कैनफिन होम्स, HL, ये दो स्टॉक्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। HL नई ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे, IDFC फर्स्ट बैंक, GMR एयरपोर्ट्स में लॉन्ग आई थिंक मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। IEX में पावरग्रिड और कोफोर्ज, LTI माइंट्री, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। और GMR इंफ्रा जो था ना वो मेरे ख्याल से बैन में था, इसलिए वो शायद उसका वहाँ पे आना गलत था। शॉर्ट बिल्डअप था ज़ायरस लाइफ में, नाल्को में, बायोकॉन में, मारुति सुजुकी में और पेट्रोनेट में। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जिन काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई वो थे जी, हिंदुस्तान कॉपर, अल्ट्राटेक सीमेंट। पिछले हफ्ते के एक बड़े मूव के बाद ऑलमोस्ट आज अनवाइंडिंग के साथ अंबुजा सीमेंट्स में थोड़ा पेन था और दिवीज लैब भी आज बैकफुट पे रहा। निफ्टी फाइनली करीब 23,565 थोड़ा सा रह गया, बट स्टिल हर्षदा आई थिंक कोई जिसे कहते हैं ना, गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मूव अच्छे थे और आज का दिन शायद निफ्टी बैंक को बिलोंग करता है। और एक और चीज़ हर्षदा अच्छी, निफ्टी IT भले ही बहुत बड़ा मतलब पुश देके ना गया हो, बट फिर भी एक ठीक ठाक क्लोज। हर्षदा, अब एक डिसेंट क्लोज अवीरूब यहाँ पर, स्पेशली निफ्टी बैंक जिस तरह की तेज़ी में रहा हो, जो मिड कैप्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जो बियॉन्ड इंडेक्स वाले जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपकी चुनिंदा पावर कंपनियाँ, ऑटो एंसिलरीज हो, सब में अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है। लेकिन आज एक पूरे बकेट पर हमने बात की। पहले सुबह में M&M और टेक महिंद्रा, M&M फाइनेंस पर जाते जाते एक ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तेज़ी वाला ट्रेड रहा है और उसको लेकर भी कंपनी की जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव ही रही है। आज करीब 307 के आसपास तक का क्लोज ये। श्रीकांत, कल के लिए क्या स्थिति के संकेत बन रहे हैं M&M फाइनेंस में, कंसिडरिंग वैसे भी NBFCs में इंटरेस्ट लौट रहा है खरीदारी का? बिल्कुल, तो M&M फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और मुझे लगता है कि ये कमेंट्री जो थी वो काफी कॉन्फिडेंट थी। साथ ही साथ टेक्निकल ब्रेकआउट है, स्विंग हाई ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स हुए हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई 350 के करीब बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल इसे खरीदे, करंट लेवल पे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है हमें 290 रुपए का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि टारगेट्स नजर आते हैं 350 के। 350 तक के टारगेट्स M&M फाइनेंस में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो एक इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होगा। कल के लिए भी इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते थोड़ी बहुत और ख़रीदारी संबंध और मदसन में आपके IEX में देखने को मिली। IEX लार्जली उस खबर पर ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, लेकिन गावा जी के IEX कल भी चल सकता है 185 पर अगर क्लोज आ जाता है आज तो? मैंने काफी समय से 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है 200 की तरफ जा रहा है IEX। तो IEX में जो सेटअप है वो तो बढ़िया है, तो मैटर ऑफ टाइम 185 पे ट्रेड कर रहा है। जो ब्रेकआउट मिला 165 170 जोन पर, मुझे लगता है उसका जो हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखे 200 पॉसिबल है, मैटर ऑफ टाइम। तो ये तो अगर 200 नजर आया तो फिर प्लस माइनस लेफ्ट राइट चलता है, जो भी होता है होने दीजिए, लेकिन जो सेटअप के हिसाब से 200 नजर आता है IEX पे। IEX में मुझे दे रहा है और एक स्टॉक आपकी स्कीम पे रखूँगा। अब देखिए, हम बात तो करेंगे उसके ऊपर, लेकिन कोई ट्रेड शायद ना ले पाए, क्योंकि आई थिंक ये हर पैमाने पे आई थिंक इतना अब अनचेजेबल हो गया कि पूछे मत। अनचेजेबल, अनटचेबल, कुछ भी कह लीजिए। एंड दैट्स आई थिंक डिक्सन टेक्नोलॉजीज। शुक्रवार को हम बात कर रहे थे कि 10,000 से बात करते करते 11,000 हो गया। 10,000 रुपये इसका भाव था 7 जून को, ऑलमोस्ट 11,000 हो गया ये ऑलमोस्ट लास्ट सेशन में, और आज देखिए 11,553। और एक स्टॉक और रखी सरकारी कंपनियों के खेमे में, दैट्स कॉनकोर।
कॉनकॉर भी आपकी स्क्रीन पे आएगा और 1144.65 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, तो ये भी बहुत एक अच्छे एज पे बैठा है। याद रखिएगा इसका एक सप्लाई क्लस्टर परसिस्ट करता है 1155 पे। जब हम कल एक बार फिर से ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, बट यस बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ कॉनकॉर। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को देखने के लिए निफ्टी के लिए ये क्लोज आएगा एट ऑल टाइम हाई। चलिए हर्षदा को देते हैं सेलिब्रेट करने का मौका। हर्षदा ओवर टू यू। ऑल टाइम हाइस पर क्लोज की तैयारी डेफिनेटली है वीरू, लेकिन फटाफट से बैन अपडेट भी मैं दे दूं। 2.5 मिनट बचे हैं क्लोज के लिए। पिरामिड एंटरप्राइजेस बैन में जा सकता है, GNFC बैन में जाने की तैयारी में है और इंडस टावर भी बैन में जा सकता है। GMR इंफ्रा पर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर ये दरअसल बाहर निकल सकता है क्योंकि पोजीशंस कुछ कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो इनफैक्ट है डीमार्ट। 2021 के बाद 5000 के पार निकलता हुआ ये स्टॉक भी लेकर आइएगा प्लीज़। एवेन्यू सुपरमार्ट का काउंटर, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद साफ तौर से बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखिए। 5034 पर एक क्लोज आता हुआ, लगभग 300.2 पर 6% के गेंस देखने को मिले। तो सवाल यही है कि कल यहाँ पर कितना और तेजी का ट्रेंड बढ़ता दिखाई देगा। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए आज की क्लोजिंग। इनफैक्ट डे हाई पर ही मामला जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। क्लोजिंग के लिहाज से वैसे 23,579 आज डे हाई था, उसी के आसपास वो क्लोज देखने को मिला। लेकिन निफ्टी बैंक ने अपनी चाल अच्छी से सुधारी है। सुबह में बहुत ही सुस्त था, इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा था और वहां से एक बहुत तगड़ा मूव, 450 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, नियरली 1% के गेंस देखने को मिले हैं। IT कंपनी आज फॉर फ्रंट पर रही है, करीब 225 अंकों का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया है। लेकिन PSU कंपनियों में अच्छा खासा जोश। निफ्टी का CPSE इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर डिफेंस कंपनियों का बोलबाला था, अच्छी तेजी देखने को मिली, 1-1.5% तक का इजाफा उधर नजर आया है। एक ही पॉकेट है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, वो इनफैक्ट फार्मा कंपनियां थी। लेकर आते हैं इनफैक्ट सेक्टोरल स्थिति देखते हैं कि कहां कौन बैठता हुआ दिखाई दिया है। तो आप गौर करिएगा, फार्मा स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्शन मोड में, मेटल्स फ्लैट हैं, FMCG भी थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव, ONGC एब्सोल्युटली सपाट, लेकिन तेजी कहाँ हुई है। कैपिटल गुड्स में 529 पॉइंट्स का इजाफा, आपका निफ्टी IT करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स खुद करीब 180-190.2 पर और निफ्टी बैंक में 450 अंकों का इजाफा देखने को मिला। ये आपके लिए ओवरऑल स्थिति उभर कर आई है बाजार में आज। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ तेजी बनी ज्यादा वो दिखाई देगा। और गौर करिएगा NBFCs फॉर फ्रंट पर आते हुए श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर रहा है आज के ट्रेड के क्लोज पर। वहीं बैंकों में ICICI बैंक 1127 के लेवल्स पर, 1600 के ऊपर HDFC बैंक अपना क्लोज दिखा रहा है, तो आधे % से ज्यादा की तेजी एक्सिस बैंक में भी आई है। कोटक महिंद्रा बैंक सुबह से ड्रैग कर रहा था, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव साइड पर ही क्लोज दिखाने में कामयाब, 1720 के आसपास तक का क्लोज। मुनाफा वसूली का प्रेशर कहाँ था? मारुति जो करीब 2-2.5% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कुछ बैकफुट पर रहे हैं। NBFCs में श्रीराम फाइनेंस पर ज्यादा कन्विक्शन ट्रेड में देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस में लोग मुनाफा वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग की स्थिति। ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर मार्केट ने आज जाकर विराम लिया है 23,560 के लेवल्स पर ये निफ्टी टिकता हुआ। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे सीधा सौदा का अपडेट। यतिन और आशीष के बीच का मुकाबला। यतिन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विप्रो, M&M ये सब तेजी में रखे, डाबर सेल साइड का ट्रेड था। वहीं आशीष ने पारस डिफेंस, HPL पावर, कर्नेक्स जैसे काउंटर्स को तेजी में रखा और जाइडस लाइफ सेल साइड का ट्रेड रहा। जी हाँ, तो ये था टीम्स का प्रदर्शन, लेकिन आज क्लोज बेहद शानदार निफ्टी बैंक का भी और 50,473 सेकेंड बेस्ट क्लोज पर निफ्टी बैंक और निफ्टी का अब तक का सबसे सर्वोच्च 23,560। तो एक शानदार क्लोज और US मार्केट पे आज नज़र रहेगी। और एक और चीज़ आई थिंक कल निफ्टी IT पे नज़र रहेगी कि निफ्टी IT कैसे परफॉर्म करता है। कल आपसे फिर ये पैनल पूरा का पूरा यानी हर्षदा, मैं और आशीष सुबह मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।